हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो बड़े दिन बाद क्लास हो रही है आप लोगों की आज। ओके, पेपर हो गए सब लोगों के अभी या कुछ लोगों के बाकी हैं अभी? हो गए सर। हो गए सर। अच्छा, ओके। कुछ लोगों के बाकी होंगे या सबके हो गए हैं? फाइनल्स बाकी हैं सर अभी। फाइनल बाकी हैं, ओके। ठीक है, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, स्क्रीन यस सबको? यस सर। यस सर। ओके, चलिए तो हम 12th क्लास का स्टार्ट कर देते हैं। 11th तो हमारा हो ही गया था, थोड़ा बहुत होगा था, पढ़ लेना। हमारे सब तो हम कर ही चुके हैं, जिनके पेपर रह गए थोड़ा पढ़ते रहना बीच बीच में 11th क्लास। तो हम 12th से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड 12th में जो वेरी स्टार्टिंग है, इट इज़ फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअली चैप्टर है आपका। तो 12th में आपका जो स्टार्टिंग है बेसिकली पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है शुरू में, एंड उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, वो सब चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग आपका इलेक्ट्रो से है, और ये काफ़ी अच्छा पोर्शन है, बड़ा पोर्शन है, लगभग 25% ऑफ द सिलेबस है आपका, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो अभी हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट मतलब रुका हुआ चार्ज, जब चार्ज रुका हुआ होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मूव कर रहा होगा, वी विल डिस्कस अबाउट द करंट। ठीक है, तो वहाँ पे करंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैट जो आपका है ये बेसिकली 4-5 पार्ट है इसमें। एक तो कूलम लॉ है पहले, सबसे पहले तो ये तो इजी है, कूलम लॉ तो आप पढ़ी अभी देखे नहीं हम लोग। उसके अलावा जो आपका आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। कुछ लोगों ने शायद थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था जब मेरे को ध्यान आ रहा है 11th क्लास में। उसके अलावा अगला पोर्शन जो होगा गॉस लॉ, और उसके बाद एक अच्छा जो पोर्शन है वो है कैपेसिटर्स। ठीक है, तो हम लोग जो ऑर्डर लेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लें, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कैपेसिटर पे। उसका रीज़न ये है कि कैपेसिटर में आपको सीरीज पैरेलल का थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद सीरीज पैरेलल थोड़ा इजीली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस होते हैं जो सीरीज और पैरेलल में होते हैं, उनको पढ़ने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि कैपेसिटर में आपको डबल प्रॉब्लम आएगी, आपको कैपेसिटर भी समझना पड़ेगा और सीरीज पैरेलल भी समझना पड़ेगा। तो मैं ट्राई करूंगा पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लें, उसके बाद फिर हम कैपेसिटर में मूव करेंगे। तो दोनों चैप्टर वैसे साथ में होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कर लेंगे साथ साथ में। ठीक है, ओके। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। सर इस बार जेई और नीट की क्लासेस एक साथ ही होंगी? हाँ देखो यार, जेई और नीट, जेई मेंस तक और नीट तक का फर्क नहीं है ज़्यादा, एडवांस का फर्क है। तो हम ट्राई करेंगे कुछ और एक्स्ट्रा क्लास अगर रिक्वायरमेंट होगा तो एडवांस होने की अलग से लगेंगे। नीट और जेई का तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं हमें, है ना, एडवांस का देख लेंगे। अलग अलग पूछते हैं ना, क्योंकि उनमें मैथ्स भी आ जाती है। हाँ तो यार देखो, जहाँ तक बराबर है सिलेबस वहाँ तक तो हम सेम चलेंगे। अगर नीट वालों को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी जेई वालों को। उनको जो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो अगर रिक्वायरमेंट होगा तो हम अलग से क्लास उसके लिए अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जहाँ तक जेई मेंस और नीट का पेपर है उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क होता नहीं आजकल। हालांकि नीट का बहुत इजी आ रहा है कुछ टाइम से, लेकिन अगर आप नॉर्मली देखें तो जेई मेंस और नीट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता पेपर। थोड़ा सा उसमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल टाइप के बस, जेई मेंस में इतना ही फर्क होता है। तो उसको ट्राई करेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे, उतना कोई बड़ा इशू नहीं है। एडवांस के लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा अलग से। तो अभी टाइम है हमारे पास, वी कैन डू वट एवर वी वांट। ठीक, ठीक है। तो देखो थ्योरी, यस सर। थ्योरी में तो कोई बहुत अंतर नहीं है आपका। थ्योरी बल्कि जेई वालों की कम होती है, एडवांस वालों की सबसे कम होती है, उनके कंसेप्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस सी। और आप ऐसे भी शायद कई सारे बच्चे जो नीट वाले हैं वो जेई की तैयारी भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से। नो यस सर। सर।
ओके, तो ठीक है, फिर चलो चलते हैं इसमें आगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है सबसे पहले। तो ये कई सारे ऐसे फिनोमेना हैं जो आप नेचुरल अपनी लाइफ में देखते होंगे, जैसे कि आपने कॉम्ब को हेयर से या रब किया, या किसी रॉड को आपने किसी कपड़े से रब किया, तो आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या कोई अट्रैक्शन फील होता है। तो ये बिकॉज ऑफ क्या होता है, आपका जो कॉम्ब है वहाँ से आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लो कर जाते हैं इन द हेयर। आपके जो बाल है उनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है यहाँ से यहाँ। तो इसके कारण ये कॉम्ब जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और हेयर आपके नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, और ये आपस में फिर अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो फिनोमेना है बहुत कॉमन है। ऐसे और भी हो सकते हैं। ग्लास रॉड को आप सिल्क से रब करें तो वहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन यहाँ सिल्क में मूव कर जाता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो ये फिर आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कॉमन फिनोमेना है जो हम लाइफ में देखते रहते हैं। तो ऐसे कई सारे फिनोमेना है। तो यहाँ से हमने इस चैप्टर की शुरुआत हुई है। तो यूजुअली जो आपका एटम है, एटम में आपको पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब न्यूक्लियस जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, इसके अंदर बहुत स्ट्रांग फोर्सेज होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज। तो यूजुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी रिएक्शन में, अनटिल और अनलेस आप उसकी न्यूक्लियर रिएक्शन ना कर दें, बहुत ज़्यादा फोर्स एनर्जी ना दे दें उसे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में पॉसिबल है तो ये यूजुअली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन करेंगे यूजुअली पार्टिसिपेट। तो कभी भी कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज होती है तो यूजुअली वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होती है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेसिकली देखेंगे। हाँ, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपके आएंगे तो वहाँ पे हम लोग हो सकता है कि आयंस की बात करने लग जाए, या कुछ और आयन आपके जो भी होंगे, आई डोंट नो कौन से आपके जो आयन होते हैं, सल्फेट वगैरह होते हैं ना, केमिस्ट्री में तो काफ़ी ज़्यादा पता होंगे आपको। तो वो जो आपके आयंस हैं उनके बारे में बात करेंगे फिर हम लोग, जब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर। अदरवाइज हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन काफ़ी लाइट होते हैं एज कम्पेयर टू योर आयंस की, तो ईजिली मूव भी कर जाते हैं, उसके कारण करंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एज चार्ज ट्रांसफर इज यूजुअली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यूजुअली जो है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बॉडी गेट पॉजिटिवली चार्ज। स्क्रीन सबको दिख रही है मेरे ख्याल से? यस सर। ओके, तो बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, उसका मास स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे मूव कर जाता है, तो बॉडी का मास थोड़ा घट जाता है जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, और जो नेगेटिवली चार्ज होती है उसका मास बढ़ जाता है। तो जो नेगेटिवली चार्ज होगी उसका मास स्लाइटली इंक्रीज, स्लाइटली। सर यस सर, वो वाले एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉम से हेयर में था, तो अपोजिट नहीं हो सकता? यूजुअली देखो डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो ऐसा कुछ उसमें रीज़न होगा कि कौन स्ट्रांगली हेल्ड नहीं कर पाता होगा, हेयर ज़्यादा करता होगा, इसलिए कर। आप जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे अभी लास्ट में, तो वहाँ पे एक पैरामीटर आता है, वर्क फंक्शन का पैरामीटर आता है। उससे आइडिया होता है कि जैसे सोडियम है और कोई और आपका मेटल है, सीजियम वगैरह है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। बाकी मेटल हैं थोड़ा डिफिकल्टी से लूज करते हैं। उसका क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो 11th में भी पढ़ा था सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने 11th में पढ़ा था? 11th में पढ़ा था, Yes, यस sir. सर। वो मेटल एटम्स Chemistry सर केमिस्ट्री में था। चैप्टर 2 में। केमिस्ट्री में पढ़ा था। हां सर। तो आप वर्क फंक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना? Yes. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसा Yes, वर्क sir. फंक्शन, ऐसे करके वर्क फंक्शन आते रहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये इस पे डिपेंड करता है बेसिकली कि ये वर्क फंक्शन वगैरह क्या है उस मेटल के या कोई भी सब्सटेंस के, उस पर डिपेंड करेगा बेसिकली। तो यूजुअली जो फ्लो होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है ना? एक आधा हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप कर जाए, लेकिन यूजुअली जो फ्लो होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है। ठीक, सर ये सब जो लिखा है वो हमें लिखना है या फिर आप अलग से लिखोगे वो लिखने में, मैं ऐसे करूंगा, इसका ना नोट्स बनाने के लिए? पीपीटी शेयर, ये जो पीडीएफ होगा वो शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसा मुझे भी ऐड कर दीजिए सर। आप क्या नाम है आपका? सर केशव कुमार। आपने नया ज्वाइन किया? यस सर। मुझे भी कर देना सर, आदित्य। आप एक काम करना, सर मुझे मधु सक्षम। मधु मैडम होंगी ना वहाँ पे? यस आप सर। किस उनसे कांटेक्ट में हो आप लोग? यस सर। यस उनको सर।
हाँ, तो वही हैंडल करती है ग्रुप को ना, आप उनको बोल दीजिएगा एक बार, ठीक है? ओके सर। ओके, आई थिंक चलो हम लोग देखते हैं, मेरे ख्याल टेलीग्राम ग्रुप विल बी द बेटर, लेकिन लेट अस सी क्या बनाते हैं, कौन सा ग्रुप बनता है। तो मैं उसमें ऐसे करूँगा, आपको पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगा, और अभी आज की क्लास में तो वैसे भी नोट करने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं अभी, मैंने है तो थियोरेटिकल पूरा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आप बस चीज़ों को समझो यहाँ पे। सर ये मास स्लाइटली डिक्रीज और इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन में कुछ मास होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा तो आपका मास यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, यानी तो इसका मास बढ़ जाएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो किया है वहाँ का मास घट जाएगा, ठीक है? यस सर। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो होता ही है, ठीक है? कोई डाउट पूछो, कुछ कोई डाउट पूछो थे बीच में? अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन का मास इंक्लूड नहीं करते, जबकि उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें- यहाँ तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ही होगा। कहाँ इंक्लूड नहीं करते हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास? सर एटॉमिक मास कैलकुलेट करने में। हाँ, यूजुअली नहीं करते, लेकिन मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है 1-2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा 1-2 सर इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मास तो सर इलेक्ट्रॉन से ही, इलेक्ट्रॉनिक मास से ही तो बनता है सर। मेनली जो मास होता है हमारा प्रोटॉन के कारण होता है ना, प्रोटॉन आर वेरी जैसे प्रोटॉन का यस 1 AMU का होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आपके होते हैं काफी हैवी होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के, है ना? 1 बाय आई थिंक 1800 कुछ होता है ना, 37 होता है कितना? सर फिर वो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाएगा, और फिर वो क्वांटम फिजिक्स में शुरू हो जाता है फिर। तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, ऐसा नहीं है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1-2 फ्लो नहीं करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है कई 100 और 1000 ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 ही फ्लो करेंगे। वो तो हम लेट कंसीडर करके करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन समझाने के लिए, वैसे तो कोई सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो क्लियर हुआ डाउट आपका? कुछ तो मास फ्लो करेगा ही, यस सर, हो गया। ठीक है आकाश? ओके, यस सर। तो कुछ तो करेगा ही, बहुत कम होगा, लेकिन इसलिए स्लाइटली लिखा है, स्लाइटली इंक्रीजेस स्लाइटली डिक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की? चार्ज जो है अगर आप रिलेटिविटी के हिसाब से देखो इसे, तो ये इनवेरिएंट है। तो अगर आप रिलेटिविटी के हिसाब से देखो तो इनवेरिएंट का मतलब होता है कि चेंज नहीं होता, जैसे मास आपका होता है वो चेंज हो जाता है अगर आप मूव करोगे तो। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा। यस सर। तो आपका जो मास होता है इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड, लेकिन चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, डज नॉट चेंजेस विद द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो आपका चार्ज जो है स्टैटिक कंडीशन में या डायनेमिक कंडीशन में दोनों चार्ज इक्वल ही रहता है, चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा चार्ज इज अ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी विद डायमेंशन 80। हम करंट को जो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं, तो चार्ज को हम उससे ड्राइव करते हैं। तो चार्ज क्या होता है, सॉरी करंट क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज हो जाएगा करंट इनटू टाइम। करंट एम्पियर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, टी उसकी डायमेंशन है। तो चार्ज की जो डायमेंशन है वो a इंटू टी हो जाएगी। a इंटू टी इज द डायमेंशन ऑफ द चार्ज। इट इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सबसे चार्ज की वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आई थिंक क्वांटा आप लोग अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में तो आप क्वांटा समझते होगे। क्वांटा क्या होता है? यस सर। यस एनर्जी यूनिट, यस सर। पैकेट्स ऑफ एनर्जी यूनिट। पैकेट ऑफ एनर्जी। तो कोई चीज जो है क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि आपका जो चार्ज है, किसी बॉडी का जो चार्ज होगा वो या तो 1.6 10 टू पावर -19 होगा, ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है। अगर उससे उसमें एक इलेक्ट्रॉन आया है तो इतना चार्ज होगा, या उससे एक इलेक्ट्रॉन गया है तो प्लस 1.6 होगा। उसका चार्ज या तो ये होगा या फिर ये होगा प्लस माइनस 1.6, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो 2 इंटू 1.6 10 टू पावर -19 होगा, 3 गए होंगे तो 3 इंटू होगा। तो जो भी चार्ज है वो ये हो सकता है, या तो ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, या इन जनरल वी कैन से n इंटू ई हो चार्ज। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता किसी बॉडी का चार्ज 1.5 इंटू ई हो। ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो 1.5 ऑफ द ई नहीं होता। हम अभी जो है क्वार्क वगैरह की बात नहीं कर रहे, क्वार्क्स भी होते हैं। हम नॉर्मल फिजिक्स की अगर बात करें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात चल रही होती है,
तो वहां पे चार्ज आपका जो होता है वो 1.5 ई नहीं हो सकता, तो ई होगा या 2 ई होगा, इसके बीच में नहीं हो सकता चार्ज। तो चार्ज इज क्वांटाइज, यानी आपका चार्ज या तो इतना होगा या फिर इतना होगा या फिर इतना होगा, इसके बीच में नहीं होगा चार्ज। ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इट इज नोन एज क्वांटाइजेशन। तो आपकी जो चार्ज है वो क्वांटाइजेशन है, वो इसके बाद सीधा ये होगा, इसके बाद सीधा ये होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इसका कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं होता, इसका वेरिएशन इज, एक टर्म होती है इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटम जंप। जैसे आप कोई बच्चा है पढ़ाई में एकदम से बहुत अच्छा करने लग जाएगा, तो हमने क्वांटम जंप कर लिया अपनी पढ़ाई में। यस सर। तो क्वांटम जंप का मतलब होता है कि आप, अच्छा आपने सुनिए टर्म, क्वांटम जंप का मतलब होता है कि सडनली आप कहीं एक लेवल से दूसरे लेवल पे आ जाए। सर सडन जंप होता है वो। सडन जंप होता है। एक होता है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब होता है आप ऐसे मूव कर रहे हो, तो एक ग्रेजुअल है, आप धीरे धीरे मूव कर रहे हो। और एक होता है क्वांटम, कि आप इसके बाद डायरेक्ट आपका ये वाला लेवल दिखा, सीधा ही बिल्कुल चेंज दिखा स्टूडेंट को। ऐसे यहाँ पे क्वांटाइजेशन है कि आप पे या तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई होगा या 2e होगा या 3e होगा या ne होगा, उसके बीच में चार्ज नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर? यस सर। सर थर्ड पॉइंट बता दो। थर्ड पॉइंट कौन सा वाला? ये वाला? यस सर। मतलब कि कोई अगर चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है, देखो अगर कोई चीज मूव करती है ना तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसका मास की आप बात करें, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो आपके सिलेबस में तो नहीं है। आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसने बोला था कि जब कोई चीज मूव करेगी तो उसका मास, लेंथ, ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी। लेकिन चार्ज में ये पाया गया है कि चार्ज जब मूव होता है तो चार्ज चेंज नहीं होता, चार्ज सेम रहता है, चाहे वो रुका हुआ हो चाहे वो चल रहा हो। तो हम कहते हैं कि स्टैटिक चार्ज की जो वैल्यू आती है वही डायनेमिक, मतलब उसके मोशन में जो वैल्यू होगी, दोनों वैल्यूज आर, बोथ वैल्यूज आर सेम। तो रिलेटिविटी के हिसाब से ये इनवेरिएंट है। सर मास कैसे चेंज होता है सर मोशन के साथ? अभी तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे सिलेबस में तो नहीं है ना, लेकिन सर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है मास। यस सर, जैसे हम ये कह सकते हैं कि मास में चार्ज हो सकता है, लेकिन चार्ज में मास हो सकता है? चार्ज अगर है तो मास है या नहीं, आप ये बोलना चाह रहे हो? यस सर। बिना मास के तो चार्ज नहीं होता, या बिना चार्ज के बने मास में चार्ज तो होगा ही। ये तो सर अगर होगा तो फिर उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसके हिसाब से तो फिर हमारा उसमें चेंज इन मास आना चाहिए। ये तो मास, मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 10 to the -31, तो ये अगर मूव करेगा तो ये बढ़ जाएगा वेट आपका, ठीक है, ये बढ़ जाएगा। लेकिन इसका चार्ज है 1.6 10 to the -19, तो ये नहीं बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो मास तो बढ़ जाएगा लेकिन चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, एक बॉडी में मास भी है चार्ज भी है, तो मास तो बढ़ रहा है बट चार्ज नहीं बढ़ रहा। ओके, यस सर। चार्ज इज क्वांटाइज, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, प्लस माइनस एन ई हो सकता है। ई की वैल्यू 1.6 10 to the -19 है, इसका मल्टीपल होगा। मिनिमम चार्ज पॉसिबल इज 1.6 10 to the -19। हालांकि अब कई पार्टिकल आ गए जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पाए गए हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस में बात नहीं करेंगे उनकी। हमारा चार्ज 1.6 10 to the -19 इज द मिनिमम चार्ज जो कोई बॉडी के पास हो सकता है। इफ बॉडी पोजेसेस n1 प्रोटॉन और n2 इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज विल बी n1 - n2 × e, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज n1 × e होगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -n2 × e होगा। दोनों को सम करेंगे तो नेट चार्ज हमारा ये होगा। तो किसी बॉडी में अगर नेट चार्ज 0 है तो तब भी पॉसिबल हो सकता है अगर उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो। इसका मतलब ये नहीं इसमें चार्ज 0 है, इसका मतलब ये इसमें इक्वल चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी है इसमें और प्रोटॉन भी है। हालांकि हम ये बोलते हैं चार्ज 0 है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसलिए बॉडी का नेट चार्ज इज 0। ठीक है, नेट चार्ज ऐसे निकालते हैं, बेसिक बातें हैं। सर यस सर, क्यों here is the total charge of a body, sir? Yes. Then in here n is the integral multiple. We can say that it can be both positive or negative. यस Sir, give me an example that how it will be negative n. नेगेटिव। सपोज इफ यू आपके पास कोई स्फीयर है एंड आप इसमें कोई इलेक्ट्रॉन पुट कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन कुछ कहीं से लाके रख दें, तो इसमें ये स्फीयर है, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर है मान लो, और आपने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं से जंप करा दिए,
उसमें चार्ज कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जंप होंगे तो 2 into E, 2 नेगेटिव, यस सर। यानी कि -2 into 1.6 10 to power -19 ये चार्ज होगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आ गया ना। यस सर। जैसे आपका भी हेयर और कॉम वाला एग्जांपल हम देख रहे थे, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। कॉम से हेयर में अगर चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो आपके बाल जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, राइट। सर एन पॉजिटिव। पॉजिटिव तो सिंपल है, जहाँ से अगर जंप होके आए वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो किसी और स्फीयर से जंप होके आए तो आप 2+ हो जाएगा चार्ज। सर पॉजिटिव तो उस पर्सपेक्टिव से होगा जब हम एटम को ग्राउंड स्टेट से देखेंगे कि उसमें से इलेक्ट्रॉन जंप किए हैं। इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट जंप करेंगे ना, आउटर मोस्ट जो सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे ये वाले जंप करते हैं ना। यस सर। तो ये अगर निकल जाएगा यहाँ से तो प्लस हो जाएगा। जैसे मान लो ये Na है तो Na प्लस हो जाएगा। यस अगर सर, ये Na प्लस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करा तो यहाँ चला गया, यहाँ मान लो कहीं और चला गया, किसी के पास मान लो या क्लोरीन था या कुछ और था तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया। इस तरह से मान लो, ठीक है। फिर लास्ट वाली स्लाइड दिखाना, उससे पहले से पहले वाली। इससे पहले सर एक और पीछे, हाँ ये यस सर। ये सर देख लिया। देख लिया। तो ये भी बेसिक हम बात कर रहे तो हैं। डायमेंशन 80 कैसे हो गई? 80 कैसे हो गई? क्योंकि करंट की डायमेंशन, आई की डायमेंशन क्या होती है, ए लिखते हैं उसको, या आई लिखेंगे कई बार, आई या ए लिखेंगे। सर आईटी भी लिख सकते हैं मतलब? यूजुअली ए लिखते हैं, आई भी लिखा हुआ है। एक्चुअली आपके ना 2 सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है आपका MKQS सिस्टम, एक होता है MKI या AS सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें हम चार्ज को फंडामेंटल मानते हैं, एक सिस्टम में हम करंट को फंडामेंटल मानते हैं। तो यूजुअली करंट को फंडामेंटल माना जाता है। अभी जो SI सिस्टम है उसमें करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है, तो इसलिए उसको I या A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो IT लिखते हैं यूजुअली। I into T आएगा फिर चार्ज को। ये तो भी वो है यार, ये तो भी स्टार्टर है, इसमें भी अभी तो बस मेन चीज पे आने दो पहले, अभी तो बेसिक चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट है हमारा नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब आपका जो बॉडी है इसका जो चार्ज है, नेट चार्ज, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर इस पे चार्ज कुछ है तो वो कांस्टेंट रहेगा। कई बार आप देखोगे भी आगे क्वेश्चंस आएंगे, तो चार्ज मान लो स्फीयर है, स्फीयर हॉलो स्फीयर है, इसमें कुछ चार्ज हो सकता है आपका अंदर चला जाए, कुछ बाहर चला जाए, ऐसा चला जाए और ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन नेट चार्ज सेम रहेगा। अगर इसको मान लो पहले 5 कूलम चार्ज था, तो अब भी मान लो बाहर 2 कूलम है तो अंदर 3 कूलम होगा, क्योंकि टोटल 5 आना चाहिए। तो चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड क्यों बोला गया है? ये चार्ज कहीं लीक नहीं होना चाहिए या कहीं से आना नहीं चाहिए। तो अगर मान लो आप इसको कहीं से कनेक्ट कर दें, किसी वायर से किसी और जगह से कनेक्ट कर दें, तो ये आइसोलेटेड नहीं मानेंगे इसे हम। या फिर मान लो आपने इसे ग्राउंड कर दिया, तो ग्राउंड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राउंड सिंबल को। ग्राउंड मतलब आपने इसकी अर्थिंग कर देते हैं, तो तब भी ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है चार्ज फ्लो हो सकता है फ्रॉम द ग्राउंड टू द बॉडी और फ्रॉम द बॉडी टू द ग्राउंड। तो इसको हम आइसोलेटेड नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मानेंगे। हम तब मानेंगे आइसोलेटेड बिल्कुल कि आपने किसी इंसुलेटेड स्टैंड पे इसको रख दिया, बिल्कुल स्टैंड जो है आपका इंसुलेटेड है, उसके ऊपर आपने इस बॉल को रखा हुआ, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस नो सर, एक बार अलग एटम वो कोई कुछ इलेक्ट्रॉन लेता है तो फिर वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा। अच्छा, मैं देवेश का वेट कर रहा था, देवेश ने क्वेश्चन नहीं पूछा आज। हाँ बोलो देवेश, अगर क्या होगा? तो मतलब जैसे कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कुछ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो फिर चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चेंज होगा नेट चार्ज बॉडी में? चेंज होगा, इसको हम आइसोलेटेड नहीं मान सकते ना। अगर मान लो से इलेक्ट्रॉन फ्लो के कहीं जा रहा है, तो वी कैन नॉट से दिस इज आइसोलेटेड, दिस इज नॉट आइसोलेटेड। ठीक है, ओके सर।
इन दोनों को मिला के हम आइसोलेटेड बोल सकते हैं, लेकिन अगर मान लो इन्हीं के बीच में चार्ज फ्लो हो रहा है तो इन दोनों को मिला के बोल सकते हैं कि ये दोनों एक सिस्टम जो है इन दोनों का। सर इनको एक सिस्टम मान के आइसोलेटेड मान सकते हैं मतलब। हाँ, अगर इनको एक सिस्टम मान लें तो हम बोल सकते हैं यार दे आर आइसोलेटेड। ओके, यस सर। अच्छा, यहाँ पे एक और कंडीशन अराइव होती है। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई, वायर लगाया तो आइसोलेटेड नहीं है, या आपने अर्थिंग की तो आइसोलेटेड नहीं। एक कंडीशन और अराइव होगी, अभी आप आगे पढ़ेंगे जब हम थोड़ा सा पोटेंशियल वगैरह पढ़ लेंगे। मान लो मैं यहाँ पे चार्ज जो दे रहा हूँ, ये चार्ज अगर आप बहुत ज्यादा देने लगेंगे तो क्या होगा, चार्ज आपका जो है एटमॉस्फेयर में लीक कर जाएगा, एटमॉस्फेयर की एयर में लीक कर जाएगा। यस सर, एयर कंडक्टर बन जाता है सर जो हैवी चार्ज है। बिल्कुल, एयर जो है इट बिहेव लाइक अ कंडक्टर। होता क्या एक्चुअली, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ द एयर, ब्रेकडाउन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल। होता क्या, देखो मान लो ये स्फीयर है, स्फीयर के चारों तरफ एयर के मॉलिक्यूल हैं, दे आर न्यूट्रल। अब मान लो आपने प्लस चार्ज दिया, प्लस चार्ज से क्या होता है कि एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं थोड़ा सा स्लाइटली पोलराइज हो जाते हैं ऐसे। अब आपने प्लस चार्ज दिया तो इस स्लाइटली जो है एयर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, पोलराइज हो जाएंगे। अब मान लो आप चार्ज बढ़ाओ, ये वाला प्लस चार्ज बढ़ाते जाओ, बहुत ज्यादा देते रहो उसको, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ज्यादा पोलराइज, पहले ऐसे होंगे, फिर ये ऐसे हो जाएंगे, फिर ये और ऐसे हो जाएंगे, फिर ये और ऐसे, प्लस इसका जो चार्ज होगा सेपरेशन बढ़ता जाएगा, ये जो है ना ऐसा, ये ऐसे होता जाएगा। होते होते कंडीशन ऐसे आएगी कि बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा मॉलिक्यूल, यानी माइनस चार्ज जो है इसके अंदर घुस जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, उसको बैलेंस करने के लिए माइनस चार्ज इसके अंदर चला जाएगा। तो कब होगा, जब आपका ये चार्ज बहुत ज्यादा होगा, या फिर मैं अगर फिजिक्स के टर्म में बात करूँ तो आई विल से कि जब पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा। पोटेंशियल अभी आप पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, जब हमारा पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो वो एयर के मॉलिक्यूल को भी कंडक्ट करा सकता है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप जो कहते हो ना कि स्पार्क प्रोड्यूस हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो कब होता है स्पार्क प्रोड्यूस, मान लो आपने आप प्लस चार्ज बहुत ज्यादा रखा होता और यहाँ माइनस चार्ज बहुत ज्यादा रखा होता, और ये बहुत ज्यादा चार्ज होगा तो एकदम से यहाँ चार्ज फ्लो हो जाएगा आपस में, तो वी कैन, हमें क्या दिखेगा एयर में कि एज ए स्पार्क की तरह दिखेगा चार्ज मूव करता हुआ, तो इसे बोलते हैं स्पार्क हो गया। जैसे क्लाउड में होता है आपका, तो क्लाउड जो पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज क्लाउड होते हैं, इनमें स्पार्क प्रोड्यूस होने का रीजन यही है कि चार्ज जो है ये एयर को जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं, एयर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्लियर हुई बात ये? यस। ओके, तो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम जब तक होगा तब तक हमारा चार्ज विल रिमेन कंजर्व या कांस्टेंट। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब नेट चार्ज तो कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। It can only be transferred from one object to another object. We can transfer the charge, or we can separate the charge. Separate मतलब कि बॉडी न्यूट्रल है तो आप इससे ऐसे कर सकते हो कि इसको सेपरेट कर लो चार्जों को, तो यहाँ माइनस आ गया और यहाँ प्लस आ गया, ऐसा कुछ तो कर सकते हैं। तो आप ये नहीं बोलते हमने चार्ज प्रोड्यूस किया, हमने चार्ज को सेपरेट किया है, प्रोड्यूस नहीं किया है। यहाँ पे चार्ज तो ऑलरेडी था यहाँ पे, बस पहले वो इसके अंदर सिमेट्रिक था, अब आपने उसको अलग अलग कर दिया। तो चार्ज कैन neither be created nor be destroyed. चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग बॉडी, ये प्रॉपर्टी है जो हमें काफी यूजफुल है। चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग बॉडी। इसको थोड़ा सा आपको समझ में आएगा जब आप गॉस लॉ पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा कि चार्ज जो है आउटर सरफेस पे रहता है कंडक्टिंग बॉडी की। टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज एल्जेब्रिक सम, इसको जो ऐड करते हैं एज अ एल्जेब्रिक सम, माने स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड करते हैं। 2 और 3 5 होगा, वेक्टर की तरह नहीं है, वेक्टर में 2 और 3 कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम एज अ स्केलर ऐड करेंगे, एल्जेब्रिक सम देंगे। तो टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द बॉडी। इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो उसको चार्ज करने के कई सारे कारण तरीके हो सकते हैं। एक तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आप ऑलरेडी देख चुके हो, जैसे आपने कॉम्ब और हेयर वाला एग्जांपल लिया, वो फ्रिक्शन था। व्हेन बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्रोड्यूस्ड ऑन द बोथ द बॉडीज, तो ये फ्रिक्शन है। दूसरा कंडक्शन और तीसरा इंडक्शन। ये क्या होते हैं? कंडक्शन मतलब चार्ज का फ्लो, जैसे आपने वायर में देखा आपने, तो कंडक्शन था, जैसे आपने हीट का कंडक्शन पढ़ा था 11th क्लास में। अनचार्ज बॉडी एक्वायरिंग चार्ज व्हेन केप्ट इन अनचार्ज हो गई। अनचार्ज बॉडी एक्वायरिंग द चार्ज व्हेन केप्ट इन कांटेक्ट विद द चार्ज बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन। मतलब बॉडी में यहाँ से मान लो आपने सपोज एक स्फीयर था और आपने इसको प्लस चार्ज किया और ये न्यूट्रल स्फीयर है, दोनों को लाके आपने टच करा दिया,
टच कराओगे तो क्या होगा, यहाँ से चार्ज यहाँ फ्लो कर जाएगा। तो ये कंडक्शन है, जैसे हीट फ्लो करती है आपकी, ऐसे ही चार्ज भी फ्लो कर जाएगा। इट इज कंडक्शन, ये है कंडक्शन। एक और तरीका होता है, इसे बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि देखो मान लीजिए कि ये न्यूट्रल स्फीयर है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। आपने एक स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज किया और आप इसे इसके पास ले आए। आप इसको इसके पास लेके आओगे तो क्या होगा, इस स्फीयर में चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। इसके जो चार्ज नेगेटिव वाले होंगे वो इधर को अट्रैक्ट हो जाएंगे प्लस वाले की तरफ को, और जो प्लस वाले होंगे इसके वो अपोजिट साइड में चले जाएंगे। तो इसमें एक तरह का चार्ज इंड्यूस हो गया, इसे बोलते हैं इंडक्शन। अब मान लो आप यहाँ पे कोई वायर वगैरह लगा के इसे अर्थिंग कर दें, तो ये प्लस वाला चार्ज नीचे फ्लो कर सकता है। यूजुअली प्लस वाला चार्ज तो फ्लो नहीं करेगा, होगा क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे और उसका नेगेटिव वाला नहीं करेगा फ्लो नीचे। नेगेटिव वाला एक्चुअली इसके साथ अटैच है, इनके फोर्स लग रहे हैं इनके आपस में, तो ये बाउंड है इसके साथ, तो ये आराम से फ्लो नहीं कर सकता। प्लस वाला तो रिपेल हो रहा है ना ऑलरेडी, प्लस वाला को तो रिपेल कर ही रहा है। प्लस वाला फ्लो कर सकता है थोड़ा आराम से। मैं ये नहीं कह रहा सारा फ्लो कर जाएगा, मैंने काफी कुछ अमाउंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो यूजुअली तो यूजुअली प्लस चार्ज तो फ्लो करेगा नहीं, लेकिन अब बोलते हैं प्लस चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन यूजुअली होता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर आके से न्यूट्रल कर देते हैं, क्योंकि प्लस तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो फ्लो करेगा नहीं, या आयन तो फ्लो करेंगे नहीं इसमें वायर में। तो इलेक्ट्रॉन आके से न्यूट्रल कर देते हैं, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन ये हो जाएगी कि अभी इस पे ऐसा हो जाएगा कुछ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो आप इस सारा प्लस वाला चला गया। हाँ सारा मान लो कि सारा चला गया, मतलब बहुत कम था, थोड़ा बहुत था, वो चला गया। सर प्लस वाला कैसे चले जाएगा सर? सर प्रोटॉन्स तो फ्लो नहीं कर सकते सर। हाँ तो मैं वही तो बता रहा था आपको कि यूजुअली प्लस वाला फ्लो नहीं करेगा। यूजुअली क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके से बैलेंस कर देंगे। सर वो फजांस लॉ जो हमने पढ़ा था वो क्लास 11 में ऐसा ही है सर। हाँ बोल सकते हो, फजांस लॉ में पोलराइज करने की बात की थी ना आपने, कि अगर जितना आप इसको आपका ये आयन स्ट्रांग होगा उतना यहाँ पोलराइजेशन ज्यादा होगा। यस सर, कैटायन। हाँ तो सर वो जो कंडक्शन है उसमें हमने किसको फ्लो करवाया? कंडक्शन में तो टच करा है ना, मैं यहाँ टच नहीं करा रहे हम लोग, कंडक्शन में टच हुआ है। तो टच करवा के फ्लो हो जाएगा? टच करा के तो फ्लो हो ही सकता है ना, मतलब एक स्फीयर प्लस चार्ज है और एक स्फीयर में कोई चार्ज नहीं है, टच कराओ तो फ्लो नहीं करेगा, फ्लो तो कर ही जाएगा ऐसे। सर फ्लो नहीं करता ना प्लस चार्ज तो। अच्छा यार इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा एक्चुअली। देखो होता क्या है, हम लोग करंट की जो डायरेक्शन लेते हैं ना, करंट की डायरेक्शन इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। यूजुअली फ्लो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, लेकिन हम जो करंट मानते हैं कन्वेंशनल करंट, वो पॉजिटिव को मानते हैं। तो इसलिए मैं हर जगह आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि प्लस फ्लो कर जाएगा, प्लस फ्लो कर जाएगा, लेकिन यूजुअली इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेगा। आप सही बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। सर वो जो कन्वेक्शन है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो के वजह से जो थर्मल एनर्जी बढ़ जाता है, उसके वजह से हीटिंग अप करके कुछ ऐसे बता रखा है प्रोटॉन के बारे में। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आयनाइजेशन एंथैल्पी का कुछ इसमें वो है सर, माना गया, केवल माना गया जंक्शन बस की, ऐसा हम इसको मानेंगे प्लस। फिजिक्स में तो केवल माना गया बस कि हम इलेक्ट्रॉन का जो प्लस चार्ज का फ्लो है उसको कन्वेंशनल करंट मानेंगे, केवल एक कन्वेंशन है ये। ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा क्यों माना गया, ऐसा कोई रीजन मैंने तो कोई देखा नहीं है अभी ऐसा, ठीक है। सर कन्वेंशनल करंट क्या है? मतलब करंट की जो एक कन्वेंशन होता है कि आप साइन कन्वेंशन मान लेते हैं ना, जैसे हमने साइन कन्वेंशन मान लिया। यस सर। जैसे आपका फोन में साइन कन्वेंशन होता है यार, आपके सिग्नल होते हैं, ग्रीन सिग्नल होता है चलना और रेड मतलब रुकना, ये आपने साइन कन्वेंशन मान लिया। ऐसा कोई है थोड़ी रेड सिग्नल आपको चलने देगा, लेकिन हमने मान लिया। ऐसे आपने करंट को मान लिया कि करंट जो जिधर को प्लस चार्ज फ्लो करेगा उधर को हम करंट मानेंगे। अब मान लो प्लस फ्लो नहीं कर रहा वहां पे, केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो उल्टा मान लो। ओके सर, ठीक है। तो कंडक्शन में और इंडक्शन में जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ। इसमें जो है हम दूर से कर रहे हैं इंडक्शन में, कंडक्शन में हम क्लोज से कर रहे हैं। अब क्या होगा, जब आप इसको हटा दोगे ना, प्लस वाले को हटा दोगे, फाइनली प्लस वाले को आप दूर ले गए तो फाइनली ये स्फीयर ऐसा हो जाएगा। कौन से वाला, ये वाला सेकंड वाला, इसका जो चार्ज है वो
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे सरफेस पे। तो आपने इसको चार्ज कर दिया और आपने इसकी अर्थिंग भी हटा दी, जब आपने अर्थिंग हटा दी और आपने ये करा तो फिर क्या हुआ कि ये जो है चार्ज हो गया। लेकिन चार्ज किसके कारण हुआ है? बिकॉज ऑफ दिस स्फीयर, और दूर से आपने चार्ज किया इसको। तो ये इंडक्शन का केस है, ठीक है सर। यस। सर दोनों बॉडी को सेपरेट ना करें, बस पास ही रखें, तो इन्फिनाइट टाइम तक ये इंडक्शन होता रहेगा या रुक जाएगा थोड़ी टाइम बाद? रुक जाएगा, माने चार्ज कुछ जनरेट होगा यहाँ पे और उसके बाद नहीं होगा फिर जनरेट, एक लिमिट तक होगा। पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। यस, अभी आप कुछ फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। ये एक्चुअली पोटेंशियल कितना क्रिएट हो रहा है उस सब पे डिपेंड करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो 3 तरीके हमारे पास हुए बेसिकली चार्ज प्रोड्यूस करने के: फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। सर यस सर, जो इंडक्शन के टाइम हो रहा है यहाँ पे चार्जेस का सेपरेशन हो जा रहा है, वो कंडक्शन के टाइम नहीं हो रहा? कंडक्शन के टाइम पे चार्ज का सेपरेशन क्यों नहीं हो रहा? उस टाइम भी होता है, लेकिन उस समय उसको मेजर नहीं लेते। उस समय टच, हम तो देखने में टच कराया, जैसे मान लो आप इसको प्लस को पास लेके आओगे, तो जब आप इसको पास लेके आओगे तो ऐसा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। लेकिन आप इसे मेनली फंक्शन क्या है आपका, आपने जो टच कराया और चार्ज से यहाँ फ्लो हुआ, यहाँ से यहाँ पे प्लस चार्ज फ्लो हुआ, या फिर यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, जो भी आप मानो। मेन हम उसको लेके वरीड है ना कि वो क्या हुआ, जो चार्ज का बेसिकली फ्लो हुआ इस स्फीयर में, जो चार्ज आया वो कैसे आया हम ये देख रहे हैं। तो चार्ज इसमें जो आया बेसिकली यहाँ से फ्लो हुआ। सर जो कन्वेंशनल करंट है वो तो माना गया था जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि वो पॉजिटिव है, लेकिन अब तो हमने सीधा कह दिया था कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। उन्होंने कहा था वो तो जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ हाँ, था। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक बार मान लिया गया ना, वो एक बार आपने मान लिया कि भाई ये प्लस वाला हम ये लेंगे, तो सब वही मानते हुए आ रहे हैं फिर तब से। लेकिन सर अब तो गलत मान लिया हमसे बहुत पहले ही, नेगेटिव का होता है। क्या मानना है इलेक्ट्रॉन, सर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही करंट जनरेट करता है, क्योंकि वायर में, प्रोटॉन्स वायर में। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वगैरह लेंगे तो वहाँ प्लस चार्ज भी हो सकता है ना, वहाँ एनएन और कैटायन भी फ्लो कर सकते हैं ना वहाँ पे। हाँ सर वहाँ पे करते हैं। आप तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है प्लस चार्ज फ्लो नहीं करता, करता है, लेकिन यूजुअली माइनस करता है। सर ये न्यूट्रल बॉडी से कांटेक्ट में लाए हैं हम कंडक्शन, तो न्यूट्रल से क्यों लाए? वैसे चार्ज्ड बॉडी से, अगर नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी से ले आते तो क्या प्रॉब्लम होती? उससे भी तो ठीक रहता। हाँ हो जाता, तो वही बताना चाह रहे हैं, किसी बॉडी को चार्ज करना ना आपको, तो अगर मान लो ऑलरेडी बॉडी चार्ज, आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो चार्ज करने के तरीके। अब मान लो बॉडी ऑलरेडी चार्ज है, तो इसको क्या चार्ज, इसको फिर चार्ज करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो कई लोग। सर इंडक्शन में भी तो चार्ज ही दिख रही है। इंडक्शन में चार्ज नहीं है, नेट चार्ज तो जीरो ही है ना इस पे, अगर जो भी कंडीशन बनी है तो नेट चार्ज तो जीरो है। सर मतलब इंडक्शन में पॉजिटिव निकालना है उसमें से। इंडक्शन में हम फाइनली चाहते हैं कि उस पर कुछ चार्ज आ जाए बॉडी पे, तो फाइनली चार्ज कैसे आ सकता है? पहले तो आप प्रोड्यूस किया आपने उसमें, और फिर बाकी चार्ज आपने उससे रिमूव कर दिया, या मान लो आपने रिमूव नहीं भी किया, आपने केवल इतना प्रोसेस भी किया, तो आपने बॉडी को कुछ तो उसमें कुछ पार्ट तो उसका आपने चार्ज कर ही दिया ना। अगर आप इतने पार्ट की बात करें तो आपने चार्ज कर दिया न्यूट्रल बॉडी का। पहले न्यूट्रल था ये, पहले तो आपकी पूरी बॉडी न्यूट्रल थी, ये भी न्यूट्रल था पार्ट, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, लेकिन अब आपने इसको कुछ चार्ज कर दिया। सर इसमें दूसरी बॉडी का क्या रोल है? ऐसे भी तो निकाल ही सकते थे पॉजिटिव। बट ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं बताओ? मान लो ये बॉडी है, न्यूट्रल है, इसको मैं अर्थ से फ्लो कर दूं। सर डायरेक्ट वही प्रोसेस करके नहीं, अब कैसे, क्या नेगेटिव भी निकल जाएगा इसके साथ? नहीं, कैसे निकालूं? अर्थिंग करके। मान लो ये बॉडी है, क्या करूं मैं इसका? अर्थिंग कर दूं, कर दिया मैंने अर्थिंग। अब सर ऐसे सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। क्यों फ्लो करेगा? अब तो अब चार्ज फ्लो क्यों करेगा भाई? चार्ज फ्लो अर्थ पे क्यों करता है? अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, जीरो मानते हैं मतलब हम लोग, और बॉडी चार्ज नहीं है तो इसका पोटेंशियल भी जीरो है, तो कुछ फ्लो ही नहीं करेगा यहाँ पे तो। लेकिन जब ये वाला केस हुआ था आपका, तो यहाँ कुछ पोटेंशियल क्रिएट हो गया था इस साइड को, पूरी बॉडी में तो नहीं, लेकिन इस साइड को कुछ पोटेंशियल क्रिएट हो गया था, इसलिए यहाँ चार्ज फ्लो कर गया अर्थ पे 0 वोल्ट पे। लेकिन यहाँ तो ऐसा क्रिएट हो गया क्योंकि प्लस चार्ज आ गया ना यहाँ पे। जब प्लस चार्ज जब आता है कहीं पे तो पोटेंशियल बढ़ जाता है। कहीं पे अगर चार्ज आप करोगे बॉडी को तो पोटेंशियल बढ़ जाता है वहाँ पे।
अभी आपको तो सर एक बॉडी जब हमने ली है तो उसमें भी तो प्लस चार्ज है ही ना, नेगेटिव भी है, पर हम तो प्लस चार्ज वाले की तरफ से कर रहे हैं, तो फिर पोटेंशियल आ जाना चाहिए। नहीं, प्लस चार्ज कहाँ, इस बॉडी में चार्ज कहाँ है? अंदर है ना इसमें तो चार्ज, बाहर तो नहीं है ना अभी। हाँ यस सर। तो ऐसे तो फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो मैंने फ्लो कराया है, मैंने ये वाला चार्ज फ्लो कराया ना प्लस वाला जमीन में, मैंने ये वाला क्यों नहीं कराया माइनस वाला? क्योंकि ये इससे अटैच था प्लस वाले से, मैंने फ्लो नहीं कराया। अब अगर आप एक न्यूट्रल बॉडी की बात करें तो न्यूट्रल बॉडी में तो सारे चार्ज आपस में बाउंड है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम बाउंड है आपस में, कुछ भी फ्लो नहीं करेगा है, तो न्यूट्रल बॉडी में फ्लो नहीं कर सकता। सर इधर प्लस चार्ज बॉडी की जगह माइनस चार्ज बॉडी ले लेते तो भी नहीं होता। माइनस चार्ज बॉडी ले ली, ठीक है, अब क्या करना चाहते हो आप? सर उधर अट्रैक्शन हो रहा था, इधर रिपल्शन हो जाएगा बस। नहीं, आपने एक बॉडी ले ली, एक बॉडी माइनस चार्ज ले ली, एक और बॉडी ले रहे हो, एक ही ले रहे हो बस? सर दो बॉडी, जैसे पिछली बार पॉजिटिव चार्ज वाली दूसरी बॉडी ली थी। अच्छा, इंडक्शन करना चाह रहे हो आप? यस सर, इस बार नेगेटिव निकालेंगे ना? हाँ निकल जाएगा बिल्कुल, इस बार नेगेटिव चला जाएगा। ओके सर। ओके ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट लिखी है, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। दो चीजें हो सकती है बॉडी में, या तो दो बॉडी जो है आपस में अट्रैक्ट करें या रिपेल करें या फिर कुछ ना करें। तो अगर दो बॉडी आपस में मान लो अट्रैक्ट कर रही है, मान लो कुछ नहीं कर रही पहले तो उसका कारण क्या हो सकता है? मान लो प्लस बॉडी है और ये इसको कुछ नहीं कर रही, ना तो अट्रैक्ट ना रिपेल, तो ये न्यूट्रल होगी मोस्ट प्रॉब्लम। सर ठीक है, हाँ सर अगर एक बॉडी प्लस है दूसरी बॉडी न्यूट्रल है तो सर जब भी अट्रैक्शन होगा। हाँ मैं आ रहा हूँ उस पर भी, कि ये जो लिखा हुआ है पॉइंट यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पे, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ फ्रैक्टिविटी। मतलब अगर मान लो ये कुछ नहीं कर रहा तो हो सकता है ये न्यूट्रल हो, या फिर एक कंडीशन ये अराइज हो सकती है कि ये बॉडी यहाँ पे इंड्यूस कर दे चार्ज। इंड्यूस चार्ज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कुछ, जैसे यहाँ पे हुआ था। yes, sir. अब ये बॉडी क्या होंगी आपस में? अट्रैक्ट हो जाएंगी, ये दोनों बॉडी अट्रैक्ट होंगी आपस में। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकती है। सर खुद से कैसे इंड्यूस कर देंगे? जैसे यहाँ पे इंड्यूस किया था, यहाँ पे तो इंड्यूस किया था मैंने, इंड्यूस तो किया था। yes, sir. जब आप कोई भी आयन किसी दूसरी बॉडी के पास लेके जाओगे ना, या मान लो स्फीयर को दूसरे स्फीयर के लेके जाओगे तो इंड्यूस कर सकता है। ठीक है, अगर वो चार्ज एक मान लो चार्ज है स्फीयर और आप अनचार्ज स्फीयर के पास लेके जाओ तो इट कैन इंड्यूस द करंट चार्ज इन द अनचार्ज स्फीयर। ठीक है, यस सर, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने इसको न्यूट्रल को अट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, क्या ये रिपेल कर सकता था? इंड्यूस करके रिपेल तो नहीं कर सकता, क्योंकि इंड्यूस जब ये करेगा तो अपने साइड को माइनस करेगा, बॉडी में नहीं करेगा रिपेल। न्यूट्रल बॉडी में रिपेल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अट्रैक्ट हो सकता है या फिर कुछ नहीं होगा। तो न्यूट्रल बॉडी, अगर दूसरी बॉडी न्यूट्रल है तो वो या तो अट्रैक्ट करेगी या कुछ नहीं करेगी। अच्छा, अगर कोई बॉडी रिपेल कर रही है उसका मतलब क्या है? फिर दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों बॉडी चार्ज। बिल्कुल, तो अगर आपको दूसरी बॉडी का पता करना है कि वो चार्ज है या नहीं है तो कौन सा टेस्ट श्योर टेस्ट है? अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्सन, क्योंकि अट्रैक्शन तो न्यूट्रल बॉडी में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो रहा था। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, क्लियर हो सबको? yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट इज द कूलम लॉ। ओके, नेक्स्ट हमारा कूलम लॉ है, जहाँ से यस लाइक चार्जेस बॉडी में इंडक्शन होता क्यों नहीं है वैसे? किसमें नहीं होता इंडक्शन? लाइक चार्जेस वाली बॉडी में। लाइक अगर चार्ज हो, यस सर, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लाइक चार्ज में नहीं हो सकता है। तो हम कहते हैं कि रिपल्शन नहीं होता है। इंडक्शन अगर होगा भी तो अब डिपेंड करेगा कितना स्ट्रॉन्ग इंडक्शन है। तो आप इसको बहुत स्ट्रॉन्ग को बना दो प्लस चार्ज, और इसमें इतना स्ट्रॉन्ग आप इंडक्शन कर दो, ये मान लो
इसका फील्ड बहुत स्ट्रांग हो तब हो सकता है। ये यूजुअल केस नहीं होता है, लेकिन यूजुअल ऐसा होता नहीं है। तो तब हो सकता है अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील्ड बना दो इसका, और तब इसमें ऐसा कुछ कर दे, ये ऑलरेडी प्लस चार्ज बॉडी थी और उसको भी इसने एक तरफ को धकेल दिया प्लस चार्ज को, तो तब हो सकता है। तो यूजुअली होता नहीं है लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में। ठीक है, ओके। तो अब कूलम लॉ पे आते हैं। कूलम लॉ आप लोगों ने थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गई, वैसे पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने, 10th क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया है बस। कुछ बार टीचर दे देते हैं, सिलेबस में तो नहीं है लेकिन टीचर बता देते हैं। तो जैसे आपने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था वैसे ही कूलम लॉ है। कूलम लॉ क्या बोलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, जैसे आपके यहाँ पे 2 मास थे, यहाँ पे 2 चार्ज हैं, 2 स्टेशनरी चार्जेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी कि जैसे प्रोडक्ट ऑफ द मास था, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, बिल्कुल सेम जैसे ग्रेविटेशन में था। वहाँ पे m1 m2 था, यहाँ पे q1 q2 हो जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, ये होगा। यहाँ पे एक नई चीज क्या आ जाती है, यहाँ पे आप एक कांस्टेंट जो है ये वाला, वहाँ पे g आता था, यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। अब ये है क्या चीज, बेसिक फॉर्मूला आपका जो होता है वैक्यूम में वो ये होता है, वैक्यूम के लिए यहाँ पे केवल एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमारी परमिटिविटी बोलते हैं इसे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। एयर का थोड़ा सा फर्क होता है, वैक्यूम और एयर में थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत स्लाइटली, लेकिन हम लगभग सेम मानते हैं दोनों की फिर भी। तो उसके लिए यहाँ पे जो ये कांस्टेंट आता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू आती है वो इतनी आती है 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ आती है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है 8.87 10⁻⁻12। ये वैक्यूम के लिए है। अगर वैक्यूम ना हो, कोई मीडियम हो बीच में, पानी हो, ऑयल हो या कुछ और मीडियम हो, तो यहाँ पे जो आता है फॉर्मूला वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2/r स्क्वायर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम ली है, वहाँ पे हम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ले लेंगे। अब इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कितनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम वैल्यू निकालेंगे, फोर्स कितना होगा हमारा। तो हमें ई पता होता है यूजुअली उस मीडियम का ई कितना है। अब यहाँ पे एक सर वो वाला नहीं लेंगे एप्सिलॉन जहाँ पर चार्ज सिचुएटेड है, जहाँ पे चार्ज सिचुएटेड है वहाँ का एप्सिलॉन नहीं लेंगे, ये बोल रहे हो आप? सर वो वाला एप्सिलॉन नहीं लेंगे, इसमें नॉर्मल जो आपने फॉर्मूला बताया एप्सिलॉन नॉट, सर एप्सिलॉन आर नहीं। अगर मान लो यहाँ पे वैक्यूम, मान लो एयर नहीं है बीच में, आप पानी भरा हुआ है, तो फिर आप पानी का वो लोगे ना एप्सिलॉन, एयर का नहीं लोगे ना, ये वैक्यूम का नहीं लोगे ना फिर आप, अगर यहाँ पानी भरा हुआ है। सर वो एप्सिलॉन आर क्या लिखा हुआ है नीचे? हाँ उस पे मैं आ रहा हूँ, एप्सिलॉन आर पे भी आ रहा हूँ। सर वही पूछ रहा था मैं कि वो भी तो आना चाहिए ना फॉर्मूले में। हाँ आ रहा हूँ, ये नहीं, इतना भी सही है, ये जो मैंने लिखा है सही है। एप्सिलॉन आर क्या होता है बताता हूँ। इतना समझ में आया आपको, ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए? यस सर। ओके, तो वैक्यूम के लिए हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब कोई मीडियम होगा तो उसका एप्सिलॉन, जिसका भी मैंने मीडियम है वो एप्सिलॉन लेंगे। अब जो रेशो है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का, इसको हम बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा ना रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी थी, रिलेटिव डेंसिटी वगैरह पढ़ी होगी आपने, या रिलेटिव अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा होगा आपने उसमें 9th क्लास 10th क्लास में। तो ऐसे यहाँ पे ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है, यानी कि एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय एप्सिलॉन ऑफ द एयर, माने एयर के मुकाबले कितना ज्यादा है वैल्यू, मान लो ट्वाइस है वैल्यू तो 2 आ जाएगा। हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी इज 2। अगर उसकी कम है मान लो तो हम कम आ जाएगा 2 से, तो हम बोलेंगे 0.5 है या 0.3 है रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये बताता है कि एयर के मुकाबले या वैक्यूम के मुकाबले किसी मीडियम का परमिटिविटी कितना है, ये आइडिया हमें देता है। क्लियर? यस सर। ओके, तो अब यहाँ पे जब हम एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे तो वी कैन राइट एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में ये भी लिख सकते हैं। आप समझ में आया? सर परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी एक तरह का उसकी प्रॉपर्टी है मीडियम की, ये
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना सपोर्ट करती है या कितना अपोज करती है, उसका एक पैरामीटर है ये। इससे ग्रेविटेशन मीडियम की परमिटिविटी याद करनी पड़ेगी या फिर ये गिवन होती है इसकी वैल्यू? ये आपको दिया हुआ रहेगा, आपको दिया हुआ है। आपको केवल बस वैक्यूम की याद रखनी है, जो वैक्यूम का आपका वैल्यू आ रहा है वो याद रखना है। सर एप्सिलॉन आर भी उसमें दिया ही होगा। हाँ, एप्सिलॉन आर दिया होगा। सर परमिटिविटी का मतलब कि वो उसमें चार्जेस कितनी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं किसी मीडियम में? चार्ज कितनी आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रैवल तो नहीं बोलूंगा मैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। सर ये भी कह सकते हैं कि मतलब वो कितना इफेक्ट हुआ है मीडियम के थ्रू? क्या इफेक्ट हुआ है? जो परमिटिविटी है वो एक ऐसा मेजर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कितना इफेक्ट हुआ है वो, या फिर मीडियम के थ्रू? इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू क्या इफेक्ट हुआ है सर? इफेक्ट हुआ है क्या? जो मेजर क्वांटिटी है परमिटिविटी। नहीं, परमिटिविटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण परमिटिविटी इफेक्ट नहीं होगी। यही। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ परमिटिविटी। अगर परमिटिविटी भी अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल डिफरेंट। जैसे आपने घर में बैटरियां देखेंगे अपनी, तो बैटरी में हम लोग पानी वगैरह भरते हैं या ऑयल वगैरह भरते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन भी यही होता है कि उसका एप्सिलॉन आर का हम फायदा उठाना चाहते हैं। वहाँ पे पानी का जो ये एप्सिलॉन आर होता है वो 80 होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। यस सर। तो हम वहाँ पे फायदा उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देखो बैटरी की दो प्लेट है ना, ये प्लस और माइनस वाली प्लेट है। अब ये आपस में अट्रैक्ट करेंगी, जब आप इसको चार्ज करोगे तो बैटरी को तो अट्रैक्ट करेंगी। एक लिमिट के बाद क्या होगा कि ये चार्ज ब्रेक डाउन कर देगा, इसके बीच के जो एयर होगी उसको ब्रेक डाउन कर देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जैसा भी हमने देखा था। ऐसे होगा। ऐसे होगा ना। अच्छा, अब आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि कभी स्ट्रॉन्ग, आप चाहोगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो या स्ट्रॉन्ग फोर्स ना हो इन दोनों के बीच में? आप ये चाहोगे स्ट्रॉन्ग फोर्स ना हो? यस सर। ठीक है, तो फोर्स घटाने के लिए पीआर क्या होना चाहिए हमारा, ज्यादा या कम? फोर्स कम करने के लिए ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। तो वाटर के केस में ये ज्यादा होता है, ऑयल के केस में भी ज्यादा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे वाटर या ऑयल भरते हैं। तो अगर केवल आप वैक्यूम रखोगे तो आपकी बैटरी कम चार्ज स्टोर कर पाएगी, ज्यादा चार्ज आप दोगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप ऑयल या वाटर भरोगे तो इट कैन स्टोर मोर वाटर विद द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाए बिना आप मोर चार्ज उसमें स्टोर कर सकते हो। क्लियर? यस सर। बट वाटर तो हमारा कंडक्टर है। हाँ, वाटर कंडक्टर है, लेकिन वो उससे थोड़ा सा लीक भी होगा यहाँ पे चार्ज, लेकिन वो लीक बहुत धीरे स्लोली होगा, बहुत फास्ट लीक नहीं होगा, लेकिन हमें फायदा ज्यादा होगा। सर जो वो होता है वाटर होता है वो वैसे बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं होता। प्योर वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर। सर डिस्टिल वाटर होता है सर, उसमें आयंस निकले हुए होते हैं। हाँ, तो अगर यहाँ पे डिस्टिल वाटर आप भरोगे तो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा यूजुअली। और अगर मान लो थोड़ा बहुत इम्प्योर वाटर भी अगर थोड़ा बहुत है तो उससे लीकेज होगी आपके चार्ज की, ये होगा थोड़ा बहुत, यहाँ से चार्ज लीक करके यहाँ पहुंच जाएगा। सर जिसमें फ्री मोबाइल आयंस होते हैं सर उसी से होता है। हाँ, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी होनी चाहिए, कैटायन आयन वगैरह, है ना। तो लेकिन हमें फायदा बहुत मिलेगा ना, फायदा बहुत मिलेगा, आप चार्ज बहुत स्टोर कर सकते हो, बेसिकली फायदा है। सर जो यहाँ पे लिखा है परमिटिविटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यार कुछ ऐसा मतलब नहीं है, मतलब आप ये समझो कि एक नेचर ऑफ मीडियम, एक नेचर है। जैसे आप बोलते किसी की डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी बोलते मास का वॉल्यूम्स का है या समथिंग, जैसे सबका नेचर होता है, कोई गर्म है कोई ठंडा है, तो ऐसे परमिटिविटी एक इलेक्ट्रिक नेचर है इसका, कि कितना ज्यादा फोर्स, अगर मान लो परमिटिविटी ज्यादा है वहां पे तो फोर्स क्या होगा, कम या ज्यादा? कम होगा। कम होगा सर, कम होगा। तो परमिटिविटी से हमें आइडिया आता है कि किसी दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है उस मीडियम में कम होगा या ज्यादा होगा, उसी परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। ओके? यस सर। यस। फिर वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होगी। वैक्यूम की, हाँ 1 लेते हैं हम लोग। वैक्यूम की 1 होती है, एयर की 1.005 या 05 ऐसे कुछ होती है। सर ये मीडियम पे डिपेंड करता है ना? बिल्कुल, ये हर मीडियम की अलग अलग होगी, ऑयल की अलग होगी, पानी की अलग होगी, सबकी अलग अलग होगी। सर H2O तो उसकी हाईएस्ट होती है ना? इसकी वाटर की? वाटर।
हाईएस्ट तो नहीं मेरे को आइडिया कि हाईएस्ट होती है, लेकिन काफी ज्यादा होती है। हाईएस्ट एक्चुअली जो आपके वो होते हैं ना कंडक्टर मेटल जैसे होते हैं, जैसे कॉपर है, इनकी इनफाइनाइट होती है। यस सर। तो मेटल की हाईएस्ट होगी इसको। सर यस सर वैक्यूम में तो कुछ है नहीं, तो उसके लिए परमिटिविटी 0 ले सकते हैं। वैक्यूम की परमिटिविटी 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 0 लेंगे उसका मतलब फोर्स आपका इनफाइनाइट आ गया। अगर मैं अपॉन में 0 कर दूं, इनफाइनाइट फोर्स तो नहीं हो सकता ना दो चार्ज के बीच में वैक्यूम में, फाइनाइट फाइनाइट, तो 0 तो नहीं ले सकते। ओके ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली जो परमिटिविटी निकालते हैं ऐसे निकालते हैं, हम चार्ज के बीच का फोर्स निकालते हैं, उसको देखते हैं कंपेयर करके, तो उससे आइडिया आता है कि कितना है यहाँ पे परमिटिविटी। ओके, यहाँ पे क्लियर सबको? यस सर। यस ओके, फार्मूला क्लियर हो गया। यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी जो है इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी बोलते हैं। इसको के अभी यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो जो कूलम लॉ जो है वो ये है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन, उस मीडियम का एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं या फिर ये पुट कर सकते हैं। दिस इज द कूलम लॉ। परमिटिविटी की ये वैल्यू है, ये यूनिट्स हैं। यूनिट तो आप निकाल ही सकते हो यहाँ पे, ये कूलम में होगा, ये कूलम में होगा तो कूलम स्क्वायर आ जाएगा, फोर्स न्यूटन में होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा, तो उसे निकाल सकते हो। आगे इन्होंने फेराड और मीटर में कन्वर्ट किया है, वो आप अभी समझोगे जब कैपेसिटर पढ़ोगे, तो कैपेसिटेंस की यूनिट है ये। तो फेराड क्या होता है, मीटर क्या होता है, वहाँ पे देखेंगे भी। परमिटिविटी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ मीडियम विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी उसमें आपस में जो, जैसे भी हम बात कर रहे थे, उसको ये रेसिस्ट करेगा कि आपका चार्ज है, इसको फ्लो भी नहीं बोलूंगा मैं, एक तरह फ्लो तो तब होगा अगर आपका पूरा ये भर दें यहाँ पे और लीक होने लग जाए चार्ज, और इससे लीक हो रहा है अगर, तो उसको फ्लो बोलेंगे एक तरह का। लेकिन ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का एक आइडिया देता है आपको। फॉर मीडियम अदर देन द फ्री स्पेस द कांस्टेंट k इज 1/4πε। तो यहाँ पे जो है इसको कई बार आप इसमें देखो कंफ्यूजन होगी आपको, कई बार ना फॉर्मूला ऐसा लिखा रहेगा F = K Q1 Q2/r²। तो वहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, क्या किया होगा हम लोगों ने कि 1/4πε0 को k लिख दिया, और कहीं पे ऐसा फॉर्मूला लिखा होगा 1/4πε0 × k, ये आपको k लिखा होगा r²। तो ये k अलग अलग है, ये जो k है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये जो k है ये 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁹। तो ये दोनों को k से लिखते हैं यूजुअली किताबों में, कंफ्यूज मत होना। ये k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये एप्सिलॉन r है, और ये k अलग है, कंफ्यूज मत होना इसमें। तो k इज 1/4πε0, एप्सिलॉन होगा या एप्सिलॉन होगा, डिपेंड करता है आपका मीडियम क्या है। तो फोर्स को हम कई बार यहाँ पे k Q1 Q2/r² भी लिख देंगे। F0/F इज इक्वल टू दिस, आपको पता है कि F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन है। तो अगर आप रेशियो निकालोगे F0 करोगे तो यहाँ पे E0 आ जाएगा, और F करोगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करोगे, सॉरी नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन आएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। इज इट क्लियर? नो सर, ये एक बार और बता दीजिए। ये भाई फोर्स का रेशियो है ना, मान लो आपने एक मीडियम में फोर्स निकाला, फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, 1/4π, एक मिनट में लिख दूं, पेन ले लेता हूं। मान लो आपने वैक्यूम में फोर्स निकाला तो क्या लिखोगे, Q1 Q2/r² × 4πε0 लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, Q1 Q2/r² और 4πε लिखोगे। अब दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे Q1 Q2 कट जाएगा, r² भी कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, 4π भी कट जाएगा, तो ये बचेगा फाइनली। तो वो एप्सिलॉन r कैसे आ गया? वो तो डेफिनेशन है ना, एप्सिलॉन r की डेफिनेशन क्या लिखी है हमने यहाँ पे, डेफिनेशन यही है ना इसकी, रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे हमने रिलेटिव डेंसिटी की बात की थी ना कि उसकी डेंसिटी उसके रिस्पेक्ट में कितनी है, ऐसे यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी की, इसकी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितनी गुना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है। तो मतलब ये यहीं से आया है, इसका रेशियो है ना, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट r का रेशियो आ गया। इसका रेशियो तो PR ही आएगा। सर यस
सर अभी आपने बताया था कि कॉपर की परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है। मैंने मेटल की इनफाइनाइट लेते हैं, कॉपर हो सकता है इनफाइनाइट के पास हो, काफी पास हो। यस सर लेकिन परमिटिविटी की डेफिनेशन में तो ये लिखा है कि वो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्जेस, तो फिर उसमें परमिटिविटी फ्लो करता है। नहीं, इसने बोला कि मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ दिस, इसने ये नहीं बोला कि अगर वो ज्यादा होगा तो क्या होगा या कम होगा तो क्या होगा, इसने बोला मेजर करते हैं उससे। जैसे अब रेजिस्टेंस को बोलते हैं, रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ क्या होता है, चलो रेजिस्टेंस तो फिर भी ठीक है, वो तो अपोजिंग होता है, मान लो कहीं पे सपोर्टिंग भी है तो अभी बोलते हैं उसका मेजर है। अब मेजर किस आप कैसे नाप रहे हो तो डिपेंड करता है ना भाई। अगर वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी, अब आपको आगे लिखना चाहिए था तो कि अगर परमिटिविटी हाई होगी तो चार्ज उसमें कम फ्लो करेगा, परमिटिविटी ज्यादा होगी तो कम फ्लो करेगा, या उल्टा होगा कैसे होगा तो लिखना चाहिए ना आपको। अभी मैंने बहुत थोड़ी बोला यहाँ पे, इन्होंने तो केवल ये बोला कि मेजर ऑफ डिग्री ऑफ मीडियम विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, उसका मेजर है केवल, उसका मेजर है बस ये केवल। अभी अब वो मेजर किस सेंस में है वो नहीं लिखा हुआ है सर। इसमें लिखा तो है रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। हमने डिग्री ऑफ वो है ना भाई, इसमें तो केवल ये लिखा है कि कितने अमाउंट तक इसको रेसिस्ट करता है, उसका एक मेजर है, लेकिन मेजर किस सेंस में है, मतलब ज्यादा है तो ज्यादा होगा या कम है तो ज्यादा होगा, क्या है ये नहीं बताया मैं यहाँ पे इसमें इस डेफिनेशन में। उसको मेजर करता है कि कितना रेसिस्ट कर रहा है वो, परमिटिविटी उसको मेजर करता है, ये नहीं बोला कि उसके प्रोपोर्शनल है। दोनों में फर्क है, दोनों चीजों में। ओके सर, ठीक है। तो सर वैसे हम ये तो बता भी नहीं सकते ना कि क्योंकि दे नहीं रखा कि ज्यादा होगी तो क्या होगा, कम होगी तो क्या होगा परमिटिविटी। वो तो हम लगभग आइडिया से निकाल रहे हैं ना, अगर हमारा फोर्स वगैरह ज्यादा होगा, अभी आप चलो आगे भी पढ़ लो, डायलेक्ट्रिक को पढ़ोगे ना तो थोड़ा आइडिया आपको वहाँ पे आ जाएगा। जब डायलेक्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड में से रखोगे तो फिर चार्ज सेपरेशन होता है वहाँ पे और चीज़ें भी होती हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। अभी जिन लोगों ने कैपेसिटर वगैरह थोड़ा पढ़ा होगा उनको आइडिया होगा यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि इससे फ्लो का क्या मतलब है। अगर मैं इसको पूरा भर दूँ कैपेसिटर को तो फिर क्या होता है यहाँ पे, है ना, तभी देखेंगे चलो उसको। लेकिन यहाँ पे देखो कि फोर्स, बेसिक जो डेफिनेशन यहाँ पे हमें दिख रही है फोर्स से दिख रही है कि अगर आपका फोर्स ज़्यादा है, एप्सिलॉन ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा, और अगर एप्सिलॉन कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो ये इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक। यस सर। एप्सिलॉन आर ये हो गया, ओके। ये कांस्टेंट है मीडियम के लिए। रिलेटिव परमिटिविटी आल्सो उन्होंने डायरेक्टली कांस्टेंट ऑलरेडी बता चुके हैं, और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं, कहीं मैंने इस यूज नहीं करते यूजुअली, इसका नाम भी होगा। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द दिस एंड दिस बाय स्पेस। आपको जो ऑलरेडी कई बार आ चुकी चीजें, आपको पहले बता चुका हूँ मैं, रेशियो है उन दोनों का। और इट इज डिफाइंड, देखो एक डेफिनेशन और क्या है, it is defined as the ratio of electrostatic force between the two charges in air due to the force between the two charges kept in the medium at the same distance। जो अभी पीछे हम देख रहे थे, तो ये एप्सिलॉन आर जो है ये एफ नॉट बाय एफ का रेशियो है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है एक्चुअली। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर या वैक्यूम between and to the ratio of same charges kept in the medium and the same distance। उन दोनों का रेशियो को भी हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। और क्योंकि ये सेम चीज का रेशियो है तो इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन। क्लियर? यस ओके। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ, पहले स्लाइड दिखा दो। सर इस प्रेजेंटेशन को आज ही भेज देना सर, क्योंकि कुछ भी नोट नहीं किया है। कुछ भी नोट नहीं किया? यस सर। सेम मॉड्यूल में वैसे मॉड्यूल से लिया है मैंने, ज्यादा चीजें मॉड्यूल से उठा के नहीं है, मॉड्यूल को ही मैंने दोबारा दूसरे फॉर्म में लिखा है ये। तो वैसे मैं आपको कर दूंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि कई चीजें मैंने लिखी भी है ना, एनोटेशन दी है। यस सर, कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है। हाँ तो मैं आपको अभी कर दूंगा। सर देवेश हो गया वो? यस सर, ऐसा नहीं कि परमिटिविटी अगर ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और एक्सेलरेशन
कम होगा तो फिर रेट ऑफ चार्ज जो ट्रैवल होगा वो कम होगा, फ्लो, तो फिर उससे करंट भी कम होगा, फ्लो। परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन अगर ज़्यादा है तो फोर्स कम है, तो एक्सेलरेशन कम है, तो वेलोसिटी कम है, तो चार्ज फ्लो कम है, ये बोल रहे हो आप? यस सर। चलिए हाँ ये भी बोल सकते हैं, बोल सकते हो, हाँ सही बोल रहे हो आप, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बोल सकते हो ये भी। तो ये आप इससे रिलेट करना चाह रहे हो इस डेफिनेशन से? हाँ भाई यस ये, हाँ बोल सकते हैं, जो आप बोल रहे हो सही है, तो ये भी बोल सकते हैं। इससे फायदा भी होगा, इससे इससे अगर मैं इससे में फायदा भी हो सकता है, मैं चार्ज स्टोर करना होगा तो अच्छा चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा तो स्टोर रहेगा। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते सर हैं। फिर अगर ये सही है तो फिर कॉपर तो फिर बैड कंडक्टर हुआ ना, क्योंकि उसकी तो वो परमिटिविटी इनफाइनाइट है। कॉपर की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, तो आप बोल रहे हो कॉपर इज अ बैड कंडक्टर? यस सर। ओके, आप कह रहे हो कॉपर की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है तो फोर्स कम लगेगा चार्ज के बीच में, तो एक्सेलरेशन कम होगा। ओके, तो क्या होगा, कॉपर बैड कंडक्टर होगा? यस सर। आप बोल रहे हो प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, एक्चुअली अच्छा आप इस चार्ज को यहाँ अंदर फ्लो, आप कह रहे हो फ्लो कम होगा, क्योंकि अगर हम कॉपर को कंपेयर करें किसी और को कंपेयर करें, इसकी के इनफाइनाइट है, इसकी के मान लो 5 है, आप कह रहे हो कि यहाँ पे जो है हमारा एप्सिलॉन क्योंकि ज़्यादा है तो फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच में कम लगना चाहिए। एक्चुअली देखो होता क्या है, ये जो चार्ज है ये कहाँ पे है, ये प्लेट पे होगा मेटल की, यस सर। इनके बीच में फोर्स कम क्यों होता है पता है आपको? आपके साथ फोर्स कम क्यों हो जाता है? फोर्स इसलिए कम हो जाता है, देखो मैं आपको बता दूँ अभी, देखो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ऐसे कुछ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाओ तो ऐसा कुछ बनेगा। अब मान लो बीच में मैंने कॉपर घुसा दिया, तो कॉपर क्या होगा, कॉपर में चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कैसा इंड्यूस होगा? अपोजिट, अपोजिट मतलब प्लस वाले की साइड माइनस और माइनस वाले की साइड को प्लस इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कॉपर का जो फील्ड बना, कॉपर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो क्या हुआ, अपोजिट बना। बाहर वाले का फील्ड प्लस से माइनस की तरफ को था, फील्ड जो होता है हमारा प्लस से माइनस की तरफ को होता है, तो बाहर वाले का फील्ड प्लस से माइनस की तरफ को था, कॉपर वाले का किधर को बन गया, इधर की तरफ को। ठीक है, उल्टा बन गया ना। यस। तो नेट फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। घट जाएगा। तो नेट फोर्स बढ़ेगा या घटेगा आपस में? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में फोर्स घट गया। ठीक है, यस सर। तो यहाँ तक हम सही हैं। ये बढ़ा तो फोर्स घटा, जितना ज्यादा यहाँ पे इंड्यूस होगा चार्ज उतना ही ज्यादा फोर्स घटेगा, या एप्सिलॉन ज्यादा होगा तो फोर्स उतना ही इंड्यूस होगा, उतना यहाँ पे घट जाएगा आपका। अब आप बोल रहे हो कि एक्सेलरेशन भी घट जाएगा। एक्सेलरेशन किसकी बात कर रहे थे आप, इस वाले चार्ज की, बाहर वाले चार्ज की? सर जो कॉपर के अंदर चार्जेस हैं। हाँ, कॉपर के अंदर अगर चार्जेस हैं और आप बोल रहे हो कि वहां पे फोर्स कम है, तो अगर फोर्स आप इन दोनों में कंपेयर कर रहे हो, फोर्स कम होने का मतलब वहां पे हुआ कि आप फोर्स कम है तो एक्सेलरेशन भी तो कम हो ही जाएगा ना। नहीं तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ। सर यहाँ पे Q2 है क्या? Q1 तो कॉपर हो गया, कॉपर की चार्ज, और Q2 क्या है? Q1 और Q2 क्या है? क्या इस वाले एग्जांपल बोल रहे हो? सर ये सर Q2 है क्या इसमें? Q1 तो कॉपर वायर हो जाएगा। मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा था कि दो चार्ज के बीच में फोर्स घटता क्यों है ना। तो मान लो अगर ये प्लस चार्ज है, किसी भी, ये कॉपर का चार्ज नहीं है, ऐसे कोई चार्ज रखा हुआ है, और ये माइनस चार्ज है, ये रखे हुए हैं केवल, ठीक है, कॉपर के नहीं है, तो इनके बीच में फोर्स F था,
और जब आपने इसके बीच में कॉपर लगा दिया, कॉपर की कोई रॉड रख दी, तो अब इनके बीच में फोर्स जो है कितना हो जाएगा बताओ? F/K होगा या F/K होगा? F/K होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है आपका? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R आता है ना यहाँ पे, तो ये फालतू एक और K आ जाएगा ना यहाँ पे इस केस में। इस केस में तो K था नहीं कोई, इस केस में केवल एप्सिलॉन नॉट था, इस केस में K आ गया, तो फोर्स आपका घट गया, F/K हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ऐसा घट क्यों गया फोर्स, तो उसके लिए मैंने बताया कि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इसलिए घट जाएगा। कितना क्लियर हो गया सबको? यस सर। ये क्लियर है। अब हम आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ दोबारा। आप बोल रहे हो कि फिर कॉपर तो जो है बैड कंडक्टर ऑफ चार्ज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फोर्स घटा है दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस की बात कर रहे हो आप। लेकिन यहाँ फोर्स जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है बेसिकली, वो क्यों फ्लो करता है कॉपर वायर में? दो चार्ज के अट्रैक्शन के कारण थोड़ी फ्लो करता है यहाँ पे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्लो करता है। वायर में चार्ज क्यों फ्लो करता है? आप इसे वायर को कनेक्ट करते हो बैटरी से, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्यों होता है? सर वो फील्ड में जब रखते हैं तो उसका मूवमेंट होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स लगता है। अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके कारण फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स इज क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना चार्ज लगेगा, उतना फोर्स लगेगा, सॉरी। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब आपने कॉपर रखा है यहाँ पे, तो फील्ड स्ट्रांग हुआ या वीक हुआ? इन दोनों केस में कंपेयर कर रहे थे हम तो। सर वीक हुआ। फील्ड वीक हुआ। अगर फील्ड वीक होगा अब, तो क्या होगा फिर? चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा, कम फ्लो करेगा? हाँ, कम फ्लो करेगा, कम फ्लो करेगा ना। अगर वीक आपका फील्ड हो तो कम करेगा। लेकिन किस केस के लिए? जब आपका फील्ड कम है। अगर फील्ड कम है तो चार्ज कम फ्लो करेगा, तो अपना फील्ड स्ट्रांग करना पड़ेगा चार्ज ज्यादा फ्लो कराने के लिए। यस सर। ठीक है, लेकिन ये केस कब हो रहा है? जब आप इंड्यूस चार्ज वगैरह की बात कर रहे हो। अगर मान लो इंड्यूस चार्ज नहीं है, आप नॉर्मल फ्लो करा रहे हो, अगर इंड्यूस चार्ज नहीं है, नॉर्मल फ्लो करा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे मान लो कॉपर वायर के अंदर जो फील्ड है वो 5 वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, ये कॉपर के अंदर है, और ये किसी और वायर एक है उसके अंदर 3 वोल्ट पर मीटर है मान लो फील्ड। ये फील्ड है, अभी ये फील्ड है। ठीक है, अब मान लो ये फील्ड, ये दोनों मान लो इसमें 5 वोल्ट ही है, ये तो फील्ड हुआ आपका। इससे तो फोर्स आ गया कि फोर्स किस पे ज्यादा लग रहा है, किस पे कम लग रहा है। लेकिन एक और प्रॉपर्टी है ना, रेजिस्टेंस की तो प्रॉपर्टी है, करंट तो उस पर डिपेंड करेगा ना, रेजिस्टेंस कितना लग रहा है। चलो फोर्स मान लो यहाँ पे कम भी लग रहा है, लेकिन अभी रेजिस्टेंस कितना है इसका उस पर डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना है। अब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होता है, कॉपर का या दूसरे मेटल का होता है ज्यादा, या नॉन मेटल का होता है? सर मेटल का ज्यादा रेजिस्टेंस। नॉन मेटल्स का। नो सर, नॉन मेटल का। सर नॉन मेटल इसका ज्यादा हो, तो आई हमारा V/R होगा। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर है, यहाँ V भी फैक्टर है और R भी फैक्टर है। तो ये डिपेंड दोनों पे करेगा कि V आपका ज्यादा है या नहीं है, और R ज्यादा है या नहीं है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वीक हो जाएगा कॉपर में। अगर आप ऐसे कुछ इंड्यूस करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वीक होना ही होना है यहाँ पे ऐसे केस में। ठीक है, तो वो तो बात सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा अगर ऐसा इंड्यूस चार्ज हो गया तो। ठीक है, तो ये अलग दो केसेस हैं, आप दोनों केसेस को यहाँ पे मिक्स कर रहे हो। सर कॉपर में रेजिस्टेंस तो कम ही होगा ना? कॉपर का रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा कॉपर का रेजिस्टेंस। सर सबसे कम तो गोल्ड का होता है ना? हाँ, सबसे डोमिनेंट फैक्टर क्या है इसमें वैसे? रेजिस्टेंस। देखो डोमिनेंट फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस अभी देखना पड़ेगा, वैल्यू देखनी पड़ेगी एग्जैक्टली कि आप जैसे उसकी वैल्यू कितनी है। मतलब कॉपर और सिलिका में कंपेयर कर रहे हो, तो कॉपर और सिलिका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है और कॉपर और सिलिका का रेजिस्टेंस कितना है। मैंने रेजिस्टेंस तो नहीं बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे, रो कितना है उसका, तो कंपेयर करना पड़ेगा हमें आपस में। तो वहां से कॉपर में तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस कम ही होगा ना काफी। हाँ, अगर आप दो चार्ज रख रहे हो और बीच में आपने कॉपर रख दिया तो उनके बीच में फोर्स काफी कम हो जाएगा। अगर आपने दोनों के बीच में सिलिका रखा है तो उतना कम नहीं होगा, क्योंकि के जो है इसका ज्यादा है कॉपर का,
तो कॉपर में इंड्यूस चार्ज ज्यादा होगा। सर कॉपर मेटल है, उसका सर K मतलब काफी इसके लिए range कॉपर की होता है। परमिटिविटी इनफाइनाइट के पास होती है इसलिए metals हम की। हाँ इसलिए हम कॉपर को ज्यादा मानते हैं क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस ज्यादा हो जाता है चार्ज, इसलिए हम उसे इनफाइनाइट मानते हैं। सर लेकिन कॉपर में तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो सर इंड्यूस कैसे होंगे? कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, कॉपर में आउटर वो तो होते हैं ना, नहीं होते फ्री सर। मतलब फ्री सब जो पार्टिसिपेट करेंगे वो तो है ही नहीं, तो फिर करेंगे कैसे सर? फ्री इलेक्ट्रॉन वो- किसको बोलते हो आप लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हो? सर जो पार्टिसिपेट करेगा कोई भी केमिकल रिएक्शन होने में, या तो फिर हम फिजिक्स से बोले तो जो सर मूवमेंट करेगा। होता तो जो है मूवमेंट 4s। तो कॉपर में होता नहीं क्या बाहर, मैंने कोई इसकी रिएक्शन होती नहीं बाहर तो कहीं? होते हैं। ये न्यूट्रल गैस तो नहीं है ना होता ये? है सर। सर होता है। जो फ्लो करते रहते हैं मेटल के अंदर। सर कॉपर एक 2 प्लस या इलेक्ट्रॉन 1 प्लस शो करता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसका कुछ तो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पार्टिसिपेट करते होंगे बाहर, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन। बिना फ्री इलेक्ट्रॉन के तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता है यहाँ पे। फ्री कहाँ नहीं होगा? वुड वगैरह में फ्री नहीं होगा, या कोई आपके एनवायरमेंटल है वहाँ फ्री नहीं होंगे, वो फ्लो नहीं करेगा। सर जो बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ओके चलो इसको थोड़ा सा फिर इसको दोबारा थोड़ा जगह डिस्कस करेंगे जब हम लोग अभी आगे उस पर आते हैं ना, ये जब पढ़ लेंगे ना सारा वोल्ट वगैरह और ये सब दोबारा आ जाएगा इसमें। अभी हम दोबारा इस पर घूम के आए थे, अभी हम पढ़ रहे थे हमें सर पढ़े थे एक्सप्रेशन तक समझ आया, फिर उसके आगे कुछ समझ नहीं आया ज़्यादा। किसके आगे? सर एक्सेलरेशन कम हो जाएगा वहां तक समझ में आया, लेकिन उसके आगे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। सर कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया था उसका भी। ब्रेड वगैरह। आपका जो बेसिक क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि अगर कॉपर की ये ज़्यादा है कंडक्टिविटी, के ज़्यादा है, फोर्स कम है, तो चार्ज का फ्लो कम होना चाहिए। तो इसका आप ये बोल रहे हैं, एक्चुअली आप जो कंपेयर कर रहे हैं ना, आप इलेक्ट्रिक करंट को और वहाँ से कंपेयर कर रहे हैं। आप ना इस जो फ्लो कर रहा है करंट यहाँ पे, और ये जो ये वाला कंडीशन है, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। जो हम परमिटिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब जो बातें हो रही हैं, ये बिकॉज ऑफ इसके कारण हो रही है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा इस फैक्टर पे भी कि उसका आर कितना है। तो केवल इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने यहाँ पे फोर्स कितना लगाया, वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आराम से मूव कर पा रहे हैं। जिससे मान लो आपने किसी बॉडी को पुश किया, तो पुश किया तो इस पे डिपेंड तो करेगा कि आपने फोर्स कितना लगाया, लेकिन इस पे भी डिपेंड करेगा कि उसके आगे आप चलने के लिए रास्ता कैसा है, उसके लिए यहाँ फ्रिक्शन कितना है। ऐसे ही यहाँ पे जब आप कॉपर पे वो लगा रहे हो, तो कॉपर में इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, कम होता है ज्यादा होता है, लेकिन इस पे भी डिपेंड करेगा कि इसका रेसिस्टेंस कितना है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेजर कर लिया, आपने बोला कॉपर का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा क्योंकि मेटल में जो है के ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा उसका, क्योंकि के इनफाइनाइट है या लगभग इनफाइनाइट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वीक है, लेकिन रेजिस्टेंस भी काफी कम है ना, दो फैक्टर है ना यहाँ पे, तो इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। अब आप नॉन मेटल की बात करो तो नॉन मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड मे नॉट बी सो वीक, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ठीक ठाक लग जाए, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा उनका, तो कुल मिला के आई बहुत कम आ जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर अलग अलग हैं। सर ये के बता दो एक बार। ओके सर। क्या बताऊं सर के बारे में के क्या होता है? के तो वही आपका एप्सिलॉन आर जो था वही के है ना, उसको के लिख रहे हैं हम, जो ये था हमारा ये तो के है। क्लियर यहाँ पे तो लिखा भी था कि एप्सिलॉन आर इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सर के की वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पे, बेसिकली कि मीडियम क्या है आपका, कौन सा मीडियम है, तो ये फिक्स होती है वैल्यू, आपको दी रहेगी कि अगर कोई आपको कोई मीडियम देगा तो उसको बोल देगा कि इसका के जो है 5 है या 7 है या 2 है या 3 है, ये जो भी है के बता देगा आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैक्यूम के लिए के जो है 1 लेते हैं हम लोग, या एयर के लिए, और जो मेटल होते हैं गुड कंडक्टर उनके लिए के हम इनफाइनाइट होते हैं। क्या है इसका, ये अभी इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब बिटवीन द टू चार्ज विल डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन देम, इंट्रोडक्शन ऑफ मेटालिक स्लैब, तो वो ग्लास स्लैब भी डिक्रीज करेगी और मेटालिक स्लैब भी डिक्रीज करेगी, लेकिन कौन ज्यादा डिक्रीज करेगा? अगर मैं चार्ज के बीच में ग्लास स्लैब रख दूं और एक केस में मैं मेटल रख दूं,
कौन ज्यादा डिक्रीज करेगा? मेटल। मेटल वाला। मेटल। क्यों डिक्रीज करेगा मेटल वाला ज्यादा? के की वैल्यू ज्यादा, की वैल्यू इनफाइनाइट, के का वैल्यू ज्यादा। तो उसने जो फोर्स है कितना कर दिया? जीरो ही कर दिया, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो कर देगा मेटल, क्योंकि यहाँ के हमारा इनफाइनाइट है तो फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे के जो है कुछ फाइनाइट होगा तो फोर्स हमारा जीरो नहीं होगा, कम तो हो जाएगा भले ही, तो डिपेंड करेगा कितना पोलराइज हो पाता है। तो ग्लास प्लेट तो ज़्यादा पोलराइज हो नहीं पाएगी, काफ़ी कम पोलराइज होगी, तो यहाँ पे फोर्स बहुत कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम होगा। ठीक है, ये फिर एक नोट है कि व्हेन चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एट डिफरेंट मीडियम। एक्चुअली यहाँ पे कंपेयर करना चाह रहे हो, क्या कंपेयर करना चाह रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम डिफरेंट मीडियम ले लें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? F1 इक्वल टू 1/4π/0 Q1 Q2 और इसको यहाँ K1 आ जाएगा बस, और यहाँ K2 आ जाएगा। ये फर्क पड़ेगा दोनों को, अगर आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई वगैरह करें तो आपका आ जाएगा F1 K1 इक्वल टू F2 K2। तो जो फोर्स है दोनों मीडियम में F1 K1 इक्वल टू F2 K2 होगा ये। दूसरा, अगर हम एक ही मीडियम की बात करें तो फोर्स आपका यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है का स्क्वायर, तो F इंटू डी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। तो ये कूलम लॉ कौन सा लॉ फॉलो करता है? इसको लॉ को क्या बोलते थे हम लोग? जल्दी बताओ। इनवर्स लॉ। यस, इनवर्स स्क्वायर है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तीसरा, एक चीज और पूछ लेते हैं कि अच्छा ये क्या, डिफरेंट चार्जेस आर इन द सेम, डिफरेंट चार्जेस आर एट द सेम सेपरेशन इन द गिवन मीडियम f डैश बाय f, तो निकाल ही सकते हो अगर मीडियम को सेम है तो इट्स क्या है। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन द मीडियम इज सेम फॉर डिफरेंट सेपरेशन। हाँ, क्या चीज, क्या बोल रहे हो सर? इसके पहले वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ, ये वाली। तो इस बात को बताया जा रहा है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपसे बताया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे से पूछ लेते हैं सर एक बार वहां पे भी कर दीजिए जहां पे एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन है, ये वाली। सर वो F1 D1 इक्वल टू F2 D2 क्या था वो बता दो एक बार। F1 D1 स्क्वायर, ये वाला। यस सर। आपका फोर्स ये होता है ना 1/r स्क्वायर पे डिपेंड करता है ना, ये जो फोर्स आपका होता है कूलम लॉ का जो फोर्स आता है 1/r स्क्वायर पे डिपेंड करता है। F इंटू r स्क्वायर इज कांस्टेंट, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूंगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा फोर्स? F/4। इसका मतलब ये है, क्लियर हुआ? एक और ये चीज है, ये इसमें ये बोल रहा है कि अगर मान लो वैक्यूम में मैं दो चार्ज को r डिस्टेंस पे रखूं, r0 डिस्टेंस पे, और उनके बीच का फोर्स F है, तो कोई मीडियम है, मान लो उसका डायरेक्टली कांस्टेंट k है, इसका तो k1 होगा वैक्यूम के लिए, तो इसका मान लो k है, तो मैं कितनी दूर उनको रखूं ताकि मेरा फोर्स सेम आए? तो ये r मुझे निकालना है कि मेरा फोर्स इक्वल आए, इस वाले के बराबर आए फोर्स। तो दोनों हम फोर्स को इक्वेट कर लेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? ये होता है आपका F इक्वल टू 1/k 4π/7 Q1 Q2 इसको हम इक्वल कर देंगे, इसके इक्वल कर देंगे, फोर्स दोनों बराबर आने चाहिए। तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ जाएगा, दोनों R1 इसको R1 मान लो, R2 मान लो, तो आपका रिलेशन क्या आ जाएगा? यहाँ पे K1 R1 इज कांस्टेंट, यहाँ पे K और R ही वेरी कर रहे हैं आपके, बाकी तो सब सेम है, फोर्स सेम है आपका, 4π/7 सेम है, Q1 Q2 सेम है, तो KR स्क्वायर विल बी सेम इन बोथ द केसेस। या फिर यहाँ से निकाल लो अपने काट के, तो अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? इससे आपका आ जाएगा KR स्क्वायर इक्वल टू R0 का स्क्वायर। R0 का आपका यहाँ पे ये डिस्टेंस था और यहाँ पे R जो है ये डिस्टेंस है, ये आपस में बराबर होंगे तो R हमारा ये आ जाएगा। यस, क्या पूछ रहे हैं? सर दो अलग मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट भी अलग होगा ना दोनों मीडियम का? नहीं, एप्सिलॉन नॉट तो सेम, एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम का होता है ना, वहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर देंगे, k से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे मीडियम में, बस ये होगा। ओके है ना, तो ये k से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको मैं पूछना तो बात है सर उसमें वो नीचे KR स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर कैसे आ गया? R0 स्क्वायर। एक मिनट, हाँ आ रहा हूँ।
तो मैं करता हूँ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ हम के से मल्टीप्लाई आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी मीडियम में। एप्सिलॉन नॉट तो रहता ही है। हाँ देवेश क्या बोल रहे हो? सर हाँ यहाँ पे के आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर नॉट स्क्वायर कैसा है नीचे? तो यहाँ से आ गया ना यार, ये देखो ये फोर्स बराबर है, इनको इक्वेट कर लो या तो काट लो यहाँ से, देखो काट के देखो, ये कट गया, 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो क्या आ गया? आर स्क्वायर इक्वल टू के आर स्क्वायर आ गया। सर पर मतलब जो लिखा ना f इक्वल टू 1/k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, सर वहाँ पे हमने 1/k से मल्टीप्लाई क्यों किया है? हमने यहाँ पे के से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मीडियम है ना, ये मीडियम देखो इसकी बात चल रही है। तो यहाँ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे फोर्स का क्या होगा? वैक्यूम में क्या होता है फॉर्मूला? वैक्यूम में ये होता है। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? हाँ सर ठीक है, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मल्टीप्लाई किया फिर इक्वेट किया। अब क्लियर हुआ? यस सर। तो आर नॉट हमारा ये आ जाएगा। इतना क्लियर सबको? यस सर। तो ये और देख लेते हैं, फिर यहाँ पे रुक जाएंगे। फिर इसके बाद जो है वेक्टर लॉ है कूलम का, वो देख लेंगे अगली बार। के इज द डायरेक्ट्रिक मीडियम ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, इफेक्टिव डिस्टेंस इन द मीडियम टू द इफेक्टिव डिस्टेंस इन द वैक्यूम इज दिस। आप अभी निकाला है वो चीज़ सेम लिखी है दोबारा, कि अगर आप इसमें आर नॉट डिस्टेंस पे रखते हैं तो यहाँ पे आपको आर नॉट बाई के डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा पार्टिकल को, ताकि आपका फोर्स सेम रहे। तो डिस्टेंस घटा है या बढ़ा है? यहाँ पे घट गया। घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि आपको चार्ज को सेम फोर्स देना था, लेकिन इससे क्या होता है, डायरेक्टली डालने से क्या होता है, फोर्स वीक हो जाता है। यस सर। तो सेम फोर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? फिर हमें डिस्टेंस कम करना पड़ा, क्योंकि डिस्टेंस कम करके फोर्स स्ट्रांग होता है। F1/r² को तो आपको उनको पास लाना पड़ा ताकि फोर्स सेम रहे, क्योंकि डायरेक्टिव ने फोर्स को वीक कर दिया था। ठीक है? यस सर। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, सेम चीज। तो ये डायरेक्ट्रिक स्लैब की बात करेंगे। डायरेक्ट्रिक स्लैब वही होती है जो आप एक बात करते हैं, जो पोलराइज हो जाती है आपकी, उसको डायरेक्ट्रिक स्लैब बोलते हैं। तो इफ द इफेक्टिव डिस्टेंस इन अ वैक्यूम फॉर, अगर हमने उल्टा निकालना है, हमें मान लो अंदर पता है कि डायरेक्ट्रिक के अंदर डिस्टेंस x है, तो इसके बाहर कितना होना चाहिए, तो वो सब हम निकाल सकते हैं। ठीक है? तो दोनों काम हम कर सकते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ये बेसिक प्रॉपर्टी थी सारी। और उसके बाद फिर हमने कूलम लॉ पढ़ा, कूलम लॉ में परमिटिविटी वगैरह क्या होती है सब देखा, एंड कुछ इसमें जो है जो डेरिवेशन बनते हैं वो देखा। इस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल भी हैं जो हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, और कूलम लॉ एंड वेक्टर फॉर्म में क्या होता है ये हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है? तो क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, टाइम हो गया 4:30 से 6। सर हाँ जी सर, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि दो चार्जेस के बीच में अगर हम जैसे कॉपर रखेंगे या फिर माइका रखेंगे तो किसमें जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। तो इसको यस सर, तो इसमें हमने परमिटिविटी के उसमें उससे उसको बताया, तो इसको हम बिना परमिटिविटी के उससे बता सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि जो सर जो कूलम्स लॉ होता है वो हर जगह वैलिड नहीं होता। कूलम्स लॉ तभी वैलिड होता है कि अगर जो चार्जेस हैं वो बहुत समय तक, मतलब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम उसी जगह पे हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लेते हैं कि दो चार्ज हैं Q1 Q2 और वो 1 लाइट ईयर की दूरी पे हैं, है ना। तो सर कूलम्स लॉ से हम इसका निकाल सकते हैं, इसमें क्या फोर्स आ रहा होगा, वो जो भी फोर्स आ रहा है उसको F मान लेते हैं। ठीक है सर। अब क्योंकि 1 लाइट ईयर की दूरी पे है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं Q1 चार्ज को Q2 की तरफ ले जाता हूँ। हाँ, बाकी लोग लीव कर सकते हैं बिल्कुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Q2 की तरफ इसको मूव करेंगे, है ना सर। तो अगर हम इसको, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होती है कोई भी वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा तो जा नहीं सकती है, और इन पे डिस्टेंस क्या है, 1 लाइट ईयर का है। तो मतलब अगर मैं R की जगह जो R' जो नया आएगा उसको रखूंगा, तो जो फोर्स बदलेगा उसको बदलने में 1 साल लगेगा। 1 साल तक जो फोर्स पहले था वो वही रहेगा। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है इस पे डिपेंड नहीं करेगा 1 साल तक। अच्छा ओके, आप EM वेव की बात कर रहे हैं कि वेव जो प्रोड्यूस होगी वहाँ तक जो पहुंचेगा उसका इफेक्ट 1 साल बाद पहुंचेगा। ठीक है, हाँ ओके। यस सर। तो इसलिए हम कूलम्स लॉ की जगह ये कहते हैं कि जो भी चार्ज होता है वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो करता है, प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है।
और उसी के हिसाब से हम कहते हैं कि जो फोर्स होगा वो चार्ज इनटू वो होगा फील्ड होगा, है ना। मैथ तो सेम है कि ई एफ अपॉन क्यू हो जाएगा, पर ये नहीं है कि फील्ड फोर्स की वजह से फील्ड है, फील्ड की वजह से फोर्स है। फील्ड की वजह से फोर्स है, बिल्कुल हाँ। ठीक है सर। तो जो हम मान लेते हैं कि जो Q1 और Q2 चार्ज है उनके बीच में कूलम्ब लॉ मानने की बजाय हम ये कहते हैं कि उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब केस 1 में हमने इसमें बीच में कॉपर रख दिया। ओके। अब क्योंकि सर कॉपर एक कंडक्टर, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम आई कैप मान लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स माइनस आई कैप डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग जाएंगे। और कब तक होंगे? जब तक स्टेडी स्टेट नहीं आ जाती। डेफिनेटली। तो अगर हम देखें जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो जो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप डायरेक्शन में होगा वो टोटल क्या हो जाएगा? 0। हाँ बिल्कुल, है ना। और अगर हम बीच में माइका रख दें तो माइका में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो इसमें क्या होगा? सिर्फ पोलराइजेबिलिटी हो पाएगी और इसकी वजह से जो स्टेडी स्टेट होगा वो मतलब पूरा नहीं हो पाएगा, जो एफ नेट होगा पूरा कैंसिल नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसको हम बिना परमिटिविटी के उससे भी समझा सकते हैं। इससे क्या निकला, कंफ्यूजन क्या निकला हमारा? तो हम ये कहते हैं ना कि कंडक्टर की परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है, तो इसलिए इनके बीच में जो फोर्स होगा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। अच्छा, वो बोलना चाहेगा। अच्छा यस सर, क्योंकि सर बहुत टाइम लग गया ना। हाँ। अच्छा, टाइम तो लग गया, लेकिन ये बात सब समझ नहीं पाएंगे ना कि ईएम वेव जो पहुंचेगी उसका इफेक्ट पहुंचने में 1 साल लगेगा। ये तो पहुंचना डिफिकल्ट वो है, आसान नहीं। बस हमको ये तो समझना था कि मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो टोटल उसमें कंडक्टर में कैंसिल हो जाएगी। ऐसा हम थोड़ा मतलब उसमें भी करते हैं कैपेसिटर में, क्योंकि जो सभी से माइका डालते हैं तो उसमें बीच में इंड्यूस हो जाता है वो। बोल सकते हो। हाँ, तो आप बोल रहे माइका में वो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे फोर्स जो है हमारा यस सर, उसमें छोटे छोटे डाइपोल्स बन जाएंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, पर वो पूरी फील्ड को कैंसिल नहीं कर पाएगी माइका के केस में। यस सर। बिल्कुल, यहाँ पे हम ऐसे दिखाते हैं ना, इसको ऐसे दिखाते हैं, एक्सटर्नल फील्ड को और इंटरनल फील्ड को ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पे हमको पूरा दिखा देते हैं कि बराबर कैंसिल हो जाएगी। सही है, बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, ये भी सही है। हाँ, तो अप्रोच कई सारी हो सकती है इसको समझने की। और इलेक्ट्रिक फोर्सेस, हाँ ठीक है, इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रिक फोर्स एक बड़ा अजीब चीज़ है। इनफैक्ट जब चार्ज मूव कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा जाता है यूजुअली ना। इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ते हैं। यस सर, उसके बाद यूनाइट करते हैं इसको। हाँ, तो थोड़ा सा जो है और इसमें डेप्थ में चीज़ें हैं, जो कि कुछ चीज़ें हमारे बियॉन्ड भी हैं सिलेबस के, तो कुछ चीज़ें हैं लेकिन जो हमें समझ सकते हैं इसमें, है ना। ठीक है, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। चलिए क्लास को वो करें, फिर करें एंड। मुझे कैसी जनरल चीज पूछनी थी। हाँ बोलो सर। जैसे मेरा 11th में थोड़े से टॉपिक हैं वो वीक है, जैसे 11th में मैकेनिक रोटेशन है। सर मैं उसे अभी साथ साथ करूँ या फिर उसे बाद के टाइम दूँ? अगर आपको लगता है कितने कौन टॉपिक वीक हैं आपके? सर एक ही है। जी सर, बस वही है तो कर लो, कभी भी आपको जब फ्री टाइम लगे कि आपको 2-4 दिन मिल रहे हैं बीच में फ्री, कर लो एक साथ। मैंने ऐसे अभी मत करो, लेकिन आपको जब लगेगा 2-4 दिन का कहीं गैप आ रहा है, तो आपको काम नहीं है, बाकी स्कूल से भी काम कम मिला हुआ है, उस टाइम कर लो 3-4 दिन का गैप लेके। ज़्यादा लंबा मत खींचना, ऐसे कि आपने प्लान किया कि मैं 1 महीने तक थोड़ा पढ़ता रहूँ, ऐसा नहीं। 3-4 दिन जहाँ पे वो ब्लॉक मिले वहाँ पे खत्म कर दो। अच्छा सर, 12th को स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग कैसे देखें? 12th को जो आपको पढ़ाया जा रहा है, सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते रहो साथ साथ में, जो भी अभी पढ़ रहे हो आप साथ साथ सॉल्व करो। और टेस्ट आपके होते ही हैं फोर्टनाइटली, उनको सीरियसली दो सबको, मतलब प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। आप ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारे टेस्ट होंगे फोर्टनाइटली, उसमें 11th के कुछ टॉपिक, जैसे केमिस्ट्री सर ने भी कहा था कि वो मतलब यही स्ट्रेटेजी करेंगे, तो उससे 11th भी साथ साथ रिवाइज होती रहेगी। चलो ट्राई करेंगे हम लोग भी कि 11th के कुछ टॉपिक ले लें, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कोई। हाँ ऐसा कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे जब। सर 11th का तो पूरा अलग ही था सर, अलग ही है। फिजिक्स का तो सिर्फ उसमें फिजिक्स 12th की फिजिक्स के लिए थोड़ा सा, 11th का केमिस्ट्री सही होना चाहिए। 12th की फिजिक्स आसान होती है, मेरे को पता है आप लोगों की 11th में काफी प्रॉब्लम आई होगी फिजिक्स में कई लोगों की, लेकिन 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स में बहुत अंतर है। 12th की फिजिक्स ज्यादातर लोगों की सही होती है। उसमें काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स है, इसमें तो सर खाली मैग्नेटिक और ऑप्टिक्स ही तो है, और कुछ तो है नहीं इसमें। हाँ, तो 12th की फिजिक्स आसान है सर। 10वीं में ज्यादा ही टाइम लगा दिया सर हमने, 2 मिनट का टॉपिक था, ये पता नहीं पूरा पीरियड ही खत्म हो गया इसमें। वो तो आप लोगों के ऊपर है। वैसे में तो सिलेबस भी नहीं हो पाएगा वो। स्टार्टिंग से पढ़ के आना चाहिए थोड़ा बहुत पहले से।
हाँ वो तो पढ़ना चीजें चाहिए, आसान हो सिलेबस जाती है। खत्म नहीं होगा, ठीक है थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा, पहली क्लास को है अभी, एकदम से थोड़ी पहली क्लास में हम, अब आपको कई चीजें नहीं पता जैसे तो आपने पूछ भी लिया डाउट में, फिर आप कैपेसिटर से रिलेटेड है कुछ, कोई पोटेंशियल से रिलेटेड है, कहीं से रिलेटेड है, धीरे धीरे पढ़ोगे क्लियर हो जाएगी, इतना सिलेबस सर मॉड्यूल से स्टार्ट कर सकते हैं हम? हाँ जो मॉड्यूल है आपको दिए हुए हैं उसमें, वो मॉड्यूल अगर आप सॉल्व करोगे तो दैट इज एनफ फॉर दिस थिंग, साथ साथ करते रहो, खत्म बस 12 तो हो सर जाएगी। और कोई एक्स्ट्रा बुक जैसे एमटीजी? आप मेडिकल में इंजीनियरिंग में हो? सर नीट में, मेडिकल में। नीट कर रहे हो, नीट कर रहे हो, हाँ तो एमटीजी ठीक है, एमटीजी ले लो या डीसी पांडे कर लो, या फिर ठीक है डीसी पांडे भी ठीक है, एरएलएस भी ठीक है, एरएलएस में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सर मेरे पास एमटीजी और अरिहंत की है सर। एक कर लो कोई भी एक, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एडवांस की कर रहे हो या जेईई मेंस कर रहे हो? एडवांस, पहले जेईई मेंस फिर एडवांस के लिए। एडवांस जो सोच रहा है अगर, तो अब डिपेंड करता है कि तैयारी कितनी स्ट्रांग है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट बीएम शर्मा इज ओके, या बाकी जो बुक्स हैं आपकी एसए तो कर ही लेना कम से कम, या बीएम शर्मा की सफिशिएंट बुक में देखो तो बीएम शर्मा वगैरह ठीक है, उसमें उन्होंने काफी कुछ, या डीसी वो आपकी जो अरिहंत की आती है वो ठीक है, एक कोई भी एक उठा लो, या तो बीएम शर्मा उठा लो या अरिहंत उठा लो, दोनों ही सॉल्व है पूरी और क्वेश्चन भी ठीक ठाक है उनमें, और प्रीवियस ईयर कर लेना। सॉरी एचसीवी ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो है मैंने सारी चीजें दी नहीं हुई, सारे तरह के क्वेश्चन कवर नहीं है, कंसेप्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा मैं, ज्यादा तो आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जो मैंने एक तरह के कुछ पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चन है, लेकिन सारे तरह के कवर नहीं है, जो बाकी बीएम शर्मा या डीसी पांडे में सारे तरह के क्वेश्चन लगभग कवर है जो आते हैं। ऐसे में कुछ कुछ टॉपिक अच्छे हैं, वो आप कुछ कुछ क्वेश्चन कर सकते हो उससे, लेकिन ज्यादा बुकें मत उठाना अगर आप उठा रहे हो। सर डीसी पांडे की बढ़िया है सर, डीसी जो इंजीनियरिंग वाले हैं डीसी पांडे प्लस प्रीवियस ईयर जरूर करना, स्पेशली एडवांस के लिए प्रीवियस ईयर जरूर करना, ठीक है। स्टार्टिंग केल्विन के मॉड्यूल से कर सकते हैं। अगर आप बुक उठा रहे हो तो फिर अगर आप केल्विन का मॉड्यूल उठा रहे हो तो फिर केल्विन का मॉड्यूल प्लस प्रीवियस ईयर कर लो, प्रीवियस ईयर उसमें दिए भी हुए हैं इसको, लेकिन फिर आप एडवांस के प्रीवियस ईयर वगैरह कर लो, मैंने एक बुक करो कोई भी, तो अगर आप मॉड्यूल कर रहे हो केल्विन का तो केल्विन का मॉड्यूल प्लस प्रीवियस ईयर, या डीसी पांडे प्लस प्रीवियस ईयर, या बीएम शर्मा प्लस प्रीवियस ईयर, कोई भी एक चीज उठा लो। ओके ओके चलिए ठीक है, अब स्टॉप करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं दोबारा कल की क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। बाय सर। इवनिंग सर।